आज की जो हमारी क्लास रहेगी भाई मेरे BANC 131 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और आपके आने वाले एग्जाम के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग पूरी क्लास को देख करके जाते तो आपको एग्जाम में 100% जरूर मदद मिलेगी। BANC 131, ठीक है। इसकी पहले भी मैंने एक वीडियो बना रखी, उसको जाकर के आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और खास तौर से मैं जो इस वीडियो में बताने वाला हूं इसको भी आपको जरूर करके जाना है। तो देखिएगा BANC 131 का पहला क्वेश्चन अगर मैं बात करूं भाई मेरे, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। जैसे अगर आप लोग देखोगे भौतिक और जैविक मनोविज्ञान के विकास की चर्चा कीजिए। देखो एग्जाम में चाहे भौतिक मनोविज्ञान के विकास को पूछे या चाहे जैविक मानव विज्ञान के विकास को पूछे तो दोनों का आंसर सेम ही रहेगा। देखो कई बार हो सकता है कि भौतिक मानव विज्ञान के विकास को बताओ, या कई बार हो सकता पूछ ले जैविक मानव विज्ञान के विकास को बताओ, या दोनों का साथ में लिख देगा। तो कैसे भी लिख देगा, अगर आता है कि क्वेश्चन यही पूछेगा कि भौतिक जैविक मानव विज्ञान के विकास की चर्चा कीजिए तो आपको यही लिखना है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई मेरे, भूमिका देखेगा। भौतिक एवं जैविक मानव विज्ञान तथा उनके पूर्वज जैविक विकास, अनुवांशिक विविधता, अनुकूलन और व्यवहार की बात करेंगे। एक बात बताओ भाई ना कि मानव की जब शुरुआत हुई तो जो कह सकते जो अनुवांशिक विविधता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कह सकते कि जो कह सकते जीन जाते हैं, वो किस प्रकार से मानव का विकास हुआ, यानी मानव जब इस धरती पर आया तो वो कैसे कैसे उसके जीन का विकास हुआ, जैविक रूप से भी हुआ और भौतिक रूप से भी। कह सकते कि मानव का जो व्यवहार है, एक बात बताओ, हम लोगों का भाई मेरे जो व्यवहार होता है, जो हमारे बाबा होते हैं, जो हमारे दादा होते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं, उनसे बहुत ज्यादा मिलता जुलता रहता है। तो इस दुनिया में जब मानव आया तो उसने कैसे कैसे विकास किया, किस प्रकार से विकास उसका हुआ, जैविक रूप से भी बात करेंगे, ठीक है, कि किस प्रकार से एक मनुष्य के जो गुण थे उसके पुत्र में कैसे गए, फिर उसके बच्चे में कैसे गए, किस प्रकार से हमारी जो जनरेशन है, ठीक है, यानी फिजिकली और बायोलॉजिकली, यानी शारीरिक रूप से और बायोलॉजिकल रूप से, दोनों रूप से मानव का डेवलपमेंट कैसे हुआ, मानव कैसे आगे बढ़ा, उसका जीवन कैसे आगे बढ़ा, ग्रोथ कैसे किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, शुरुआत की बात करेंगे भाई मेरे, 17वीं और 18वीं शताब्दी की बात करेंगे कि वर्गीकरण और तुलनात्मक अध्ययन हुआ। देखो इस अवधि के ऐसे ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने भाई मेरे मानव की जो शारीरिक रचना है, भाई आदमी का शरीर की बनावट क्या है, दूसरा हर आदमी एक दूसरे आदमी से क्या होती भाई विविधता होती है, प्राणियों से समानता का अध्ययन किया। यानी बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक थे कह सकते हो भाई मेरे, जिन्होंने 17वीं 18वीं शताब्दी में क्या किया, मानव की शरीर की रचना कैसे, यानी मानव का शरीर का आकार कैसा है, उसका रंग रूप कैसा है, और एक मानव से दूसरे मानव में भिन्नता, इसको बोलते भाई मेरे विविधता, और प्राणियों में समानता, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से कितना समान है, इसको लेकर के अध्ययन किया। ठीक है, कार्ले लिनियन ने मनुष्यों में होमोसिपियन का नाम दिया। सबसे पहले जो मनुष्य इस धरती पर आया था भाई मेरे, उसको होमोसिपियन बोला गया, और उसी से कह सकते भाई मेरे मानव का विकास हुआ। यानी आदमी जो भाई मेरे बायोलॉजिकल और फिजिकल कैसे कैसे इंसान आगे बढ़ते चले गए। एक बात बताओ भाई मेरे, जैसे आज हम लोग दिखते हैं ऐसे शुरू का मानव नहीं दिखता था, धीरे 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 मानव आज हमें इस रूप में दिखाई देता है, फिजिकली रूप में और बायोलॉजिकल रूप से। ठीक है, जैसे मानव नस्ल के वर्गीकरण का भी प्रयास किया गया। खास तौर से शुरुआत में अगर हम लोग देखेंगे जितने वैज्ञानिक थे उन्होंने मानव की शारीरिक रचना को लेकर के काम किया। भाई मानव का जो शरीर है, यानी उसके हाथ, उसके पैर, ठीक है भाई, उसका शरीर कैसा है। भाई जब मानव शुरू में आया था ऐसे हाथ नहीं थे जैसे आज हमारे हाथ है। पहले जो मनुष्य आया था भाई मेरे, वो कह सकते हैं ऐसे झुका हुआ था, आज हम पूरे स्ट्रेट खड़े होते हैं। तो शुरू में जो वैज्ञानिक है, यानी शुरुआत में जब मानव को लेकर के, मानव विज्ञान को लेकर के, मानव कैसे कैसे उसका विकास हुआ, कैसे कैसे उसका शरीर आगे बढ़ा है और कैसे उसका चीजें बढ़ रही हैं, यानी शारीरिक रचना को लेकर के, इसको लेकर के शुरुआती के वैज्ञानिकों ने 17वीं 18वीं में इसका तुलनात्मक अध्ययन शुरू हो गया। भाई एक आदमी दूसरे आदमी से कैसे डिफरेंट है, हर आदमी का रंग रूप व्यवहार प्रकार बिल्कुल अलग होता है, एक आदमी दूसरे आदमी से बिल्कुल अलग होता है, और होमोसिपियंस का नाम दिया गया। मनुष्य जब पहला तो भाई मेरे उसको होमोसिपियंस बोलते हैं। हर मानव में अलग अलग प्रकार की नस्ल होती है,
तो मनुष्य भाई मेरे बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल मतलब हो सकता है कि जैसे पिता से पुत्र का जन्म हो रहा है तो भाई पिता के जो जीन है, जो गुण है, वो भैया पुत्र में भी जा रहे हैं, इसी को बोलते हैं भाई मेरे हम लोग बायोलॉजिकल। फिजिकल क्या होता है? शरीर का भाई, जैसे आपके पिताजी का, आपके पिताजी जैसे होंगे, मोटे हैं, जैसे हैं, छोटे हैं, नाटे हैं, आपका भी रंग रूप लगभग वैसे ही होगा। आपकी मम्मी जैसे, आपके जैसे मम्मी पापा होंगे, आप भी शारीरिक रूप से लगभग वैसे मिलते जुलते होंगे। तो मानव का भी विकास भी कह सकते हैं भाई मेरे इसी प्रकार से हुआ है। विकासवाद का उदय कब भाई मेरे? 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी में एक वैज्ञानिक का नाम है भैया डार्विन। डार्विन ने एक सिद्धांत दिया है कि मानव का जो विकास हुआ है वो बंदरों से हुआ, वानर यानी बंदर से। आप सबने सुना होगा कि एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है भाई मेरे चार्ल्स डार्विन। डार्विन ने एक थ्योरी दी जिसको 1859 में किताब छपी, ठीक है, ऑन द ओरिजिन ऑफ सिपियंस, मानव का विकास कैसे समझा जा सकता है। तो 1871 में कह सकते हो कि डार्विन ने बताया कि मनुष्य जो है वानरों जैसे, भैया बंदर, बंदर नहीं होता, जैसे हम लोग बंदरों से आए हैं। एक थ्योरी किसने दी है भाई मेरे? विकासवाद के उदय में 18वीं शताब्दी में एक चार्ल्स डार्विन नाम का वैज्ञानिक हुआ है। चार्ल्स डार्विन ने कहा भाई हमारे पूर्वज बंदर थे, तो ये नई थ्योरी लेकर के आया। इसी काल में कह सकते कि मनुष्य और वानर में तुलनात्मक अध्ययन किया गया। बहुत सारे भैया वैज्ञानिकों ने कहा कि जो बंदर थे, बंदर धीरे धीरे करके करके इंसान बनते चले गए। तो डार्विन का सिद्धांत ये था कि मानव का जो डेवलपमेंट हुआ है वो भैया बंदर से हुआ है। पहले बंदर था, धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, आज हमें इस रूप में दिखाई दे रहा। तो डार्विन का सिद्धांत यही भैया, इंसान पहले बंदर था और बंदर जो पहले बंदर थे वही आज इंसान बन गए हैं। ये थ्योरी किसने दी? 19वीं शताब्दी में डार्विन ने दिया। और इसने किताब लिखी थी, इस किताब का नाम क्या है? ऑन द ओरिजिन ऑफ सिपियंस, यानी भैया मानव का विकास कैसे हुआ। और ये वैज्ञानिक थे चार्ल्स डार्विन। इन्होंने बोला भाई बंदरों से इंसान बना है, पहले बंदर आया था और बंदर धीरे धीरे करके डेवलपमेंट करता चला गया, आज वो आदमी बन गया है। ये डार्विन ने बताया। मानव विकास को वैज्ञानिक ढंग से समझाने का प्रयास, भाई आदमी का जो विकास हुआ है वो वैज्ञानिक तरीके से किसने समझा भाई? 19वीं शताब्दी में डार्विन ने बताया। उसने बताया भाई बंदर थे, बंदर से इंसान बन गया आदमी। अगला भाई मेरे जो सिद्धांत आया जीवाश्म मानव विज्ञानी, 19वीं 20वीं शताब्दी में खास तौर से मानव के जीवाश्म की खोज की गई। भाई आदमी में जो जीवाश्म होता है उसकी खोज की गई। और 19वीं 20वीं शताब्दी में एक थ्योरी या एक विचार आया कि भाई मनुष्य का जो जीवाश्म है इसको खोजा गया। और जावा मानव, पिंकपिन मानव और एथियन मानव, 3 प्रकार के मानव को लेकर के जिक्र किया गया कि ठीक है। और इन खोजों से मनुष्य के विकास का क्रम पता चला। मनुष्य पूर्वजों के जीवाश्म से व्यवस्थित अध्ययन है। भाई मनुष्य का जो विकास हुआ है उसके जो पूर्वज हैं, ठीक है, मनुष्यों का जो विकास हुआ है वह उसके पूर्वजों के जीवाश्म से हुआ है। और जैसे जैसे मनुष्य के पूर्वज यानी हम लोग जो, जैसे मनुष्य का जो विकास हुआ किससे हुआ मेरे? हमारे जो पूर्वज थे उनके जीवाश्म से हुआ है। और एक कब बताया गया? 19वीं 20वीं शताब्दी में जीवाश्म मानव विज्ञान को लेकर के खोज की गई। वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई मनुष्य का जो विकास हुआ है वो जीवाश्म से हुआ है, क्योंकि मनुष्य के जो पूर्वज होते हैं उन पूर्वजों के जो जीवाश्म होते हैं वो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में जाते रहते हैं। तो जीवाश्म से कह सकते हैं मानव का विकास हुआ है। अगला जिन लोगों ने कहा कि आनुवांशिक और जनसंख्या, 20वीं शताब्दी में कह सकते हो कि आनुवांशिक यानी कह सकते हो कि जीन के आधार पर और जनसंख्या का अध्ययन किया गया। जैविक मानव विज्ञान में जनरेशन से आने वाले वैज्ञानिकों ने मानव की जो विविधता है नस्ल नहीं बल्कि जीन को बताया। जीन मतलब समझते हैं कि भाई पिता के गुण बच्चे में जा रहे हैं, यानी जीन के विकास से कह सकते हैं मानव का विकास हुआ है। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे जीन का सिद्धांत आया, जैसे रक्त समूह, भैया जैसे जो पिताजी का खून होता है वो बच्चे का खून होगा, ब्लड ग्रुप सेम होगा। डीएनए, 20वीं शताब्दी में मानव के विकास को लेकर के सिद्धांत आ गया जीन यानी डीएनए। आनुवांशिक प्रवाह जिसको हम जनरेशन फ्लो बोलते हैं, जनरेशन बहाव यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन का विकास होता है, तो डीएनए का सिद्धांत आया। आनुवांशिक विविधता का सिद्धांत आया यानी जीन का सिद्धांत। जीन ये बताता है कि भाई पिता के जो गुण है वो बच्चे में जाएंगे।
फिर उसके बच्चे के गुण उसके बच्चे में जाएंगे, फिर उसके बच्चे के गुण उसके बच्चे में जाएंगे। तो जीन का सिद्धांत है, यानी अनुवांशिक यानी जेनेरिक, ठीक है। यानी एक जैसे मैं हूं तो मेरे बच्चे का जब जन्म होगा तो मेरा जो गुण होगा उसके उसमें चला जाएगा, फिर उसके बच्चे का जन्म होगा तो उसका गुण जो है उसके में चला जाएगा। तो जीन के विकास से ही कह सकते कि मानव का विकास हुआ है। 20वीं शताब्दी में ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिकों ने भाई डीएनए टेस्ट की बात की है, डीएनए मार्कर की बात की है, जनरेशन फ्लो। तो जो मानव का विकास हुआ कैसे हुआ भाई, जनरेशन फ्लो के अकॉर्डिंग मानव का डेवलपमेंट हुआ है। अगला हम लोग बात करेंगे मानव अनुकूलन और पारिस्थितिक मानव विज्ञान क्या है। देखो 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पर्यावरणीय संदर्भ में बात करेंगे। ऊंचाई पर रहने वाले लोगों का जैविक अनुकूलन। भाई मेरे जो लोग पहाड़ी पर रहते ना उन मानव का विकास अलग तरीके से हुआ बताया गया, खासतौर से मानव विकास में। जो लोग गर्मी और ठंडी में रहते हैं उन मानव का विकास अलग प्रकार से हुआ है। त्वचा रंग, भाई हमारा जो त्वचा नहीं होती, खाल नहीं होती, खाल का जो त्वचा का कलर होता है ना, ये हमारे पर्यावरण पर निर्भर करता है। एक बात बताऊं भाई मेरे, जहां बहुत गर्मी पड़ती है वहां का आदमी काला होता है, और जहां बहुत ठंडी पड़ती है वहां का आदमी गोरा होता है। तो यानी हमारा पर्यावरण कैसा है इसका भी प्रभाव मानव के ऊपर पड़ता है। देखते नहीं भाई मेरे, धूप में निकल जाओगे तो आप काले पड़ जाओगे, अगर आप ठंडी के मौसम में घर से बाहर नहीं निकलते हैं तो आप गोरे हो रहेंगे। तो हमारा पोषण भाई मेरे, हमारा खान पान कैसा है, हमारा आसपास का वातावरण कैसा है, यह भी हमारे मानव विकास को बहुत हद तक प्रभावित करता है। यानी पर्यावरण जो है वह भी मानव पर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। समझ रहे हो भाई, कश्मीर का आदमी कितना गोरा होता है और हमारे देश में केरल के आदमी भैया कितने काले आदमी होते हैं। तो मानव का जो विकास है वो पर्यावरण पर भी क्या है निर्धारित करता है। भाई तुम्हारे यहाँ ठंडी होती है, ठंडी के इलाके में रहते होगे तो भैया गोरे गोरे पैदा होगे, गोरे गोरे रहोगे। और उसी प्रकार से अगर आपके यहाँ पर गर्मी खूब पड़ती है तो अगर आप देखो साउथ अफ्रीका का जो आदमी कैसे होता है, बिल्कुल काला होता है, क्योंकि वहां पर क्या भाई मेरे गर्मी बहुत पड़ती है ना। और जहां पर ठंडी पड़ती, देखो अंग्रेजों को देखो, जो ठंडे इलाके हैं वहां पर इसे गोरे गोरे आदमी होते हैं, टच कर दो तो गाल लाल हो जाए। तो यानी मानव का जो विकास है वो हमारे पर्यावरण पर भी बहुत ज्यादा निर्भर करता है। 20वीं शताब्दी में यह सिद्धांत पर्यावरण को लेकर के दिया गया। अगला भाई मेरे प्राइटेमस अध्ययन क्या किया गया, मानव का व्यवहार उसके विकास को समझने में सबसे ज्यादा उनके रिश्तेदारों यानी वंशानुगत यानी वानर का अध्ययन किया गया। जैसे कह सकते कि हमारे जो नाथ होते, रिश्तेदार होते, जो हमारे फैमिली मेंबर होते हैं, यह भी मानव के विकास का अध्ययन करने में बहुत ज्यादा सहायक है। यानी जैसे आप इंडियन है तो भारत में जो मानव आप लगभग उसी प्रकार के होंगे। यानी जो हमारे निकटतम रिश्तेदार होते हैं, जो फैमिली मेंबर होते हैं, इससे भी कह सकते कि मानव का विकास को हम लोग क्या कर सकते हैं भाई मेरे, समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे मंकी, एक बात बताऊं, मानव कैसे विकास किया है इसको समझने के लिए भाई मेरे चिंपैंजी, गोरिल्ला और मंकी, यानी कह सकते हो कि जो चिंपैंजी होता है और एक होता भैया गोरिल्ला और एक होता बंदर। तो चिंपैंजी की तरीके से मानव का विकास हुआ भाई मेरे, गोरिल्ला नहीं होता, गोरिल्ला सुना होगा ना, गोरिल्ला होता है। और बंदर गोरिल्ला चिंपैंजी का जैसे विकास हुआ है वैसे भैया मेरे मानव का भी विकास हुआ है। ये लोग ये कह रहे हैं कि भाई क्योंकि चिंपैंजी थोड़ा आदमी की तरह दिखता है, गोरिल्ला भी थोड़ा आदमी की तरह दिखता है, और बंदर भी थोड़ा बहुत आदमियों से मिलता जुलता है। तो भाई मेरे ये लोग कह रहे हैं कि प्राइमेटस जो अध्ययन बताता है कि जैसे गोरिल्ला का विकास हुआ है, जैसे भाई मेरे चिंपैंजी का विकास हुआ, चिंपैंजी जैसे डेवलपमेंट कर रहे हैं, और जैसे बंदर का विकास हुआ है उसी प्रकार से मानव का भी विकास हुआ है। समझ रहे हो, यानी ये लोग आदमी को चिंपैंजी से जोड़ दे रहे हैं, करे जैसे चिंपैंजी डेवलपमेंट करता वैसे आदमी डेवलपमेंट करता, उसका विकास हुआ है। जैसे गोरिल्ला है, मंकी है, उसका जैसे विकास हुआ है वैसे आदमी का भी डेवलपमेंट हुआ है। ये क्या है, यानी प्राइमेटस अध्ययन इसमें किया गया। ठीक है, इन लोगों ने मानव के व्यवहार को समझने के लिए गोरिल्ला, बंदर, चिंपैंजी को समझने का प्रयास किया। अगला आधुनिक काल में, भाई आज के समय में मानव के विकास को हम कैसे समझते हैं। आज के समय में अगर आप लोग देखोगे ना, आज जो साइंस और टेक्नोलॉजी आ गई है, आज तो भाई हम लोग मानव को डीएनए के जरिए समझते हैं। क्योंकि
एक जो डीएनए होता ना, डीएनए होता भाई जो जीन है, एक जीन से मनुष्य का विकास होता। तो आज भाई हम डीएनए से समझते हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एनडीए डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया से आज मानव के विकास को समझा जा रहा। तो आज मानव के विकास में सबसे ज्यादा समझने में सहायक है भाई डीएनए है, माइक्रोकॉन्ड्रिया डीएनए है। इसके जरिए मानव के विकास को आज हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। मानव की अस्थियां की पहचान करना, उम्र, लिंग, मृत्यु का कारण, अपराध घटना, ये भी सारी चीजें कह सकते हैं मानव के विकास को समझने में बहुत ज्यादा सहायक है। समकालीन दौर में किस प्रकार से मानव के विकास का अध्ययन किया जा रहा। आज भाई मानव के जो विकास का अध्ययन बायोलॉजिकल हो रहा है कि भाई पिता से पुत्र में क्या जीन जाते हैं, क्या गुण जाते हैं, इससे मानव का विकास को हम लोग समझते हैं। मानव के रोगों का भाई आप देखोगे ना, आदमी में जो रोग होता ना, इससे भी हम लोग मानव के विकास को समझते हैं। पर्यावरण का प्रभाव भी भाई मानव पर बहुत पड़ता है, इससे भी मानव का विकास होता है। खान पान हो गया, ये सारी चीजें भी हम लोग मानव के विकास को समझने में मदद ले रहे हैं। आजकल देखोगे जैसे एआई आ गया है, आज एआई के जरिए भी हम लोग भाई मानव का विकास कैसे हुआ, जिसको बोलते हैं एआई के जरिए, 3D के जरिए हम लोग मानव के विकास को समझने में आजकल मदद ले रहे हैं कि मानव का विकास कैसे हुआ। तो इसका निष्कर्ष कैसे लिखोगे भाई, मानव के विकास में भाई मेरे बायोलॉजिकली और फिजिकल दो चीजों का बड़ा योगदान है। जैसे मानव का वर्गीकरण कह सकते हैं, अलग अलग प्रकार के मानव हुए, जैसे मैंने बताया ना कि भाई मानव को लेकर के जैसे डार्विन ने सिद्धांत दे दिया भाई कि आदमी का जो विकास हुआ बंदर की तरह हुआ है। कुछ लोगों ने कहा भाई जीवाश्म जो है वो मानव के विकास में सहायक है। कई लोगों ने कहा कि अनुवांशिक यानी डीएनए मानव के विकास को समझ सकते हैं। कुछ लोगों ने कहा भाई जैसे कह सकते हो कि चिंपैंजी है, गोरिल्ला है, बंदर का जैसे विकास हुआ है वैसे मानव का विकास हुआ है। कुछ अलग अलग वैज्ञानिकों ने कह सकते हो कि मानव के विकास को समझने के लिए अलग अलग तरीके बताए हैं। कई सारे इसमें तरीके बताए गए हैं कि मानव का जो विकास हुआ है वह किस प्रकार से हुआ है, इसके जरिए हम समझ सकते हैं। और इस टाइप का क्वेश्चन भाई मेरे यानी मानव का यानी जैविक मानव विकास के विकास को बताइए या भौतिक मानव विज्ञान के विकास को बताइए, इस टाइप का क्वेश्चन भाई मेरे आपके एग्जाम में 100% आएगा। और जो मैं बता रहा हूं आपको ये पढ़ करके जाना ही जाना है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आएगा ही आएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है भाई मेरे, मानव विज्ञान के ब्रिटिश और अमेरिकी स्कूलों की व्याख्या करिए। मानव विज्ञान में कह सकते जो अंग्रेज है यानी ब्रिटिश यानी जो अंग्रेज थे और अमेरिका के लोगों ने किस प्रकार से बातें बताई कि भाई मानव का विकास कैसे हुआ है। मानव विज्ञान में कह सकते हो कि ब्रिटिशर यानी अंग्रेज जिसको बोलते हैं और दूसरा अमेरिकी लोग जो है, इनका क्या योगदान हम लोगों को देखने को मिलता है। तो देखिएगा भाई मेरे, मानव विज्ञान में ब्रिटिश और अमेरिकी स्कूलों पर चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले मानव विज्ञान के विकास को दो परंपरा है, यानी सबसे पहले कह सकते हैं मानव के विकास को समझने में दो लोगों का बड़ा योगदान है। एक तो ब्रिटिश स्कूल है, ठीक है, ब्रिटिश स्कूल जिन्होंने मानव विज्ञान को समझाया है। दूसरा अमेरिका है, अमेरिकी स्कूल है जिसने मानव विज्ञान के विकास को समझाया है। दोनों जो है कह सकते हैं कि इनकी जो दृष्टि है, विषय वस्तु है, इन्होंने शोध करके मानव के विकास को अलग अलग तरीके से समझाने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले भाई हम अंग्रेजों की बात करेंगे। ब्रिटिश स्कूल जो है वो मानव के विकास को कैसे बताता है। तो देखिएगा ब्रिटिश जो मानव विज्ञान है वो बताता है कि सामाजिक मानव विज्ञान की बात करता है। यानी जो ब्रिटिशर है वो कहते हैं कि सोशल मानव विज्ञान की दिशा में इन लोगों ने काम किया। मानव जो है उसकी जो संरचना है यानी आदमी की जो भाई मेरे बनावट है, आदमी जो काम करता है और मनुष्यों का सामाजिक संबंध के अध्ययन पर अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा जोर, यानी मनुष्य की जो शारीरिक बनावट है, जैसे उसका हाथ है, पैर है, आंख है, नाक है, इसको लेकर के बताया। मानव का जो काम करने का तरीका है और मानव का जो सामाजिक संबंध है, इस तरीके से कह सकते हैं ब्रिटिश स्कूल ने मानव के विकास को बताया। ब्रिटिशर यानी जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश जो है उसने फील्ड वर्क पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। जिसे ब्रिटिशर ने बताया, ब्रिटिश स्कूल ने बताया कि लंबे समय तक समुदाय में एक साथ अध्ययन करने की परंपरा की बात की। करे भाई मेरे, अगर हमें मानव के अध्ययन को समझना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यानी फील्ड में जाना पड़ेगा। हमें मानव के साथ लंबे समय तक रहना पड़ेगा और हमें तभी मानव के विकास को समझ सकते हैं। यानी अगर आप लोग भाई मेरे मानव के विकास को समझना चाहते हैं तो आप बाकायदा मनुष्यों के साथ आपको लंबे समय तक रह करके उसकी स्टडी करनी पड़ेगी, तभी आप लोग मानव के विकास को समझ सकते हैं। दूसरा है
फंक्शनलिज्म, यानी इसमें बताया गया है जैसे मौलाना मोलोनोस्की और रेडक्लिफ ब्राउन ने मानव समाज को एक कार्यात्मक तंत्र बताया है। जैसे ब्रिटिशर कहते कि मानव का जो विकास है भाई मेरे, वो एक सिस्टम के तरीके से हुआ है, यानी वर्किंग सिस्टम है, उस तरीके से हम मानव के विकास को समझ सकते हैं जो ब्रिटिश स्कूल बताता है। यानी जो ब्रिटिश स्कूल कहता है भाई मेरे कार्यात्मक तंत्र, यानी कार्यात्मक तंत्र एक तरीका है जिसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मानव के विकास को समझ सकते हैं। यानी समाज के सभी तत्व किसी ना किसी देखो भाई, मानव के विकास में हर चीज सहायक है, और मानव के विकास में कह सकते हैं कि इस संसार में जितनी चीजें हैं वो मानव के विकास में सहायक है। समाज में विद्यमान जो भी चीजें हैं वो किसी ना किसी रूप से मानव के विकास में सहायक है, ब्रिटिश स्कूल कहता है। सामाजिक संरचना का अध्ययन किया है, जैसे ब्रिटिशर ने कहा कि भाई मानव की जो संरचना है उसके नात रिश्तेदार, शादी विवाह पर भी, परिवार पर आदि चीजों का अध्ययन करके हम मानव के विकास को समझ सकते हैं। भाई मानव जो है उसके मम्मी पापा कैसे हैं, उसके नाना नानी कैसे हैं, उसके दादा दादी कैसे हैं, मानव का राजनीतिक संगठन क्या है, मानव का जो आसपास का इलाका कैसा है, मानव जो भाई कोई भी इंसान शादी विवाह कैसे कर रहा है, उसका परिवार कैसे है, इन चीजों को जान करके हम लोग क्या कर सकते हैं भाई मेरे, मानव के विकास को समझ सकते हैं। ये ब्रिटिशर ने बताया, अंग्रेजों ने बताया। कानूनी और राजनीतिक मानव विकास का विकास किया, यानी इन लोगों ने कहा कि मानव का जो विकास है वो कानूनी रूप से और राजनीतिक रूप से हुआ, इसका भी अध्ययन करेंगे। अफ्रीका के समाजों के क्षेत्र में विकास किया, यानी अफ्रीका के समाज में जाकर के इन्होंने मानव के विकास को समझने का काम किया, जिसे बहुत सारे प्रमुख विद्वान हुए जैसे ईबी ट्रेलर है, जीमियस है, ठीक है, BR रेडक्लिफ ब्राउन है। ये ऐसे भाई मेरे ब्रिटिशर थे, अंग्रेज थे, जिन्होंने मानव के विकास को खास तौर से ये कहा कि भाई मानव का जो विकास हुआ है वो जैसे मानव है उसके नात रिश्तेदार कैसे, उसके पड़ोसी कैसे, उसके मम्मी पापा कैसे हैं, यानी सोशल सामाजिक रूप से हम मानव के विकास को समझ सकते हैं, ब्रिटिश स्कूल वाले लोगों ने कहा। योगदान क्या इन लोगों का कि मानव विज्ञान, यानी मानव विज्ञान को इन लोगों ने एक फील्ड वर्क बताया कि भाई आपको सीधा फील्ड में जाना पड़ेगा, यानी आपको सर्वे करना पड़ेगा, आपको मानव के साथ लंबे समय तक रहना पड़ेगा, तभी आप मानव के विकास को समझ सकते हैं। मानव का जो विकास है वह उसका समाज कैसा, उसकी सोसाइटी कैसा है, उसके नात रिश्तेदार कैसे, उसका शादी विवाह कैसे हो रहा है, इन तरीकों से भी भाई मेरे हम लोग मानव के विकास को समझ सकते हैं। यानी फंक्शनल स्ट्रक्चर फंक्शनल के जरिए मानव के विकास को समझा जा सकता है। ए ब्रिटिश यानी अंग्रेजी स्कूल यानी ब्रिटिश स्कूलों ने कहा। अमेरिकी स्कूलों ने क्या कहा भाई, यानी अमेरिकी स्कूलों ने कह सकते मानव विकास पर या मानव विज्ञान पर क्या बताया। अमेरिकी जो लोग हैं, अमेरिकी जो स्कूल है, उन्होंने मानव विज्ञान के विकास को 4 क्षेत्रों में बांटा है, 4 तरीके के फील्ड में बांटा है, और बांट करके मानव को सांस्कृतिक मानव विज्ञान पर आधारित केंद्र है। जो भाई अमेरिकी है उन्होंने बोला कि मानव की कल्चर कैसा है, अगर आपको मानव के विकास को समझना है तो सबसे पहले भाई मेरे मानव के कल्चर को समझना पड़ेगा। कल्चर मानव की संस्कृतियों को समझने के संदर्भ में बात की है। मानव की जो संस्कृति है, संस्कृति मतलब समझते हो, मानव का खान पान, बोल चाल, उठना बैठना, शादी विवाह, रंग, इसको समझ भाई। कल्चर तो ये होता ना, हमारा खान पान कैसा है, हमारा पहनावा कैसा है, हमारा रंग रूप कैसा है, हमारा बोली भाषा कैसा है। तो कल्चर के जरिए हम मानव के विकास को समझ सकते हैं। ये अमेरिकी स्कूलों ने कहा। क्या बोला भाई कि मानव का कल्चर कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका खान पान कैसा है, उसका बोली भाषा कैसा है, उसका रंग रूप कैसा है, मानव जो है वो शादी विवाह कैसे करता है, इन सब चीजों को समझ करके हम मानव के विकास को समझ सकते हैं। यानी सांस्कृतिक तरीके से मानव के विकास को, मानव विज्ञान को समझा जा सकता। दूसरा 4 क्षेत्रीय दृष्टिकोण भी बताए। अमेरिकी लोगों ने मानव विज्ञान के 4 उप क्षेत्र माने। मानव विकास को समझने के 4 तरीके हैं। पहला तरीका भाई कल्चर को जान करके मानव विज्ञान को जाना जा सकता है कि हम लोग भाई मेरे कल्चर को समझ के, कल्चर मतलब समझते हो, खान पान, रंग रूप, बोली भाषा, आचार व्यवहार, शादी विवाह, पूजा पद्धति, इन चीजों को जान करके हम मानव विज्ञान को समझ सकते हैं। दूसरा जैविक है। जैविक एक प्रकार से कह सकते हो कि हम बायोलॉजिकल चीजों के जरिए कि भाई बायोलॉजिकल जैविक तरीके से मानव विज्ञान को समझ सकते हैं। तीसरा भाई पुरातात्विक, यानी खुदाई उदाई करके भी हम मानव के विकास को समझ सकते हैं। जैसे कई बार होता भाई मेरे ना, खुदाई की जाती है और खुदाई से बहुत सारी चीजें मिलती हैं, उन तरीकों से भी हम मानव के विकास को समझ सकते हैं।
चौथा तरीका भाई भाषा के जरिए, भाषा विज्ञान के जरिए भी हम मानव के विकास को समझ सकते हैं। भाई मानव विज्ञान को अगर आपको समझना है तो लैंग्वेज यानी भाषा, भाषा के विकास के जरिए भी मानव के विकास को समझा जा सकता है। तो जो अमेरिकी स्कूल थे उन्होंने 4 तरीके बताए मानव विज्ञान को समझने के लिए। पहला तरीका भाई कल्चर से मानव विज्ञान को समझ सकते हो। दूसरा बायोलॉजिकल यानी जैविक तरीके से मानव विज्ञान को समझा जा सकता है। तीसरा पुरातात्विक यानी भैया खुदाई करके, खुदाई से जो चीजें मिलेगी, कंकाल वंकाल मिलेंगे, उनके जरिए आप मानव विकास को समझ सकते हैं। और चौथा तरीका भाई भाषा के जरिए, क्योंकि भाषा जो है वो भी मानव विकास को समझने में मदद करती है। ये 4 ऐसे तरीके हैं जिनके जरिए आप मानव विज्ञान को समझ सकते हैं, अमेरिकी स्कूलों ने बताया। ऐतिहासिक विशिष्टतावाद क्या है? फेजा ने यह विचार दिया कि प्रत्येक संस्कृति का अपना, भाई हर कल्चर का एक अपना हिस्ट्री होता है और कल्चर के तरीके से मानव के विकास यानी मानव विज्ञान को समझा जा सकता है। किसी संस्कृति की तुलना किसी अन्य संस्कृति से नहीं की। भाई सबका अलग अलग कल्चर होता है। भाई भारत की संस्कृति अलग है, चीन की संस्कृति अलग है, जापान की संस्कृति अलग है, अमेरिका की संस्कृति अलग है। तो हम लोग संस्कृति को समझ करके मानव विज्ञान को समझ सकते हैं। दूसरा नस्लों को समझ के, जैसे अगर आप देखोगे नस्ल, ठीक है, जाति, इस आधार पे भी कह सकते हैं मानव विज्ञान को समझा जा सकता है। अमेरिकी स्कूलों ने सांस्कृतिक विविधता और पर्यावरणीय को जोड़ा। भाई पर्यावरण के जरिए और कल्चर के तरीके से कह सकते हैं कि मानव विज्ञान को समझा जा सकता है। किसने बताया? खास तौर से आप इनको कह सकते हो कि जो अमेरिकी लोग थे उन्होंने बताया कि मानव विज्ञान को समझने के लिए भाई कल्चर समझो, इन्वायरमेंट समझो, ठीक है, भाषा के जरिए मानव विज्ञान को समझा जा सकता है। और खुदाई जब की जाएगी, जब भाई हम लोग भाई खुदाई करते, खुदाई से जो चीजें मिलेंगी उस पर भी शोध करके, रिसर्च करके मानव विज्ञान को समझा जा सकता है। देखो अमेरिकी मानव विज्ञान के जनक कौन कौन से हैं, तो इन लोगों के नाम जैसे अगर आप देखोगे तो मेडा है, ठीक है, इन लोगों ने कह सकते हो कि मानव विज्ञान में इन्होंने एक योगदान दिया। भाई मानव विज्ञान को समझने के 4 तरीके हैं। पहला कल्चर के तरीके से मानव विज्ञान को समझा जा सकता है। दूसरा इन लोगों ने कहा भाषा के जरिए मानव विज्ञान को समझा जा सकता है, खुदाई करके मानव विज्ञान को समझा जा सकता है, और नस्ल के जरिए यानी कह सकते बायोलॉजिकल जो है तरीका है यानी जैविक तरीके से भी मानव विज्ञान को समझा जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ब्रिटिश स्कूल और अमेरिकी स्कूल मानव विज्ञान को क्या कहते हैं और इन्होंने क्या थ्योरी दी है कि मानव विज्ञान को हम कैसे समझ सकते हैं। तो ब्रिटिश स्कूल और अमेरिकी स्कूल के बीच में अंतर भी पूछा जा सकता है। और ये क्वेश्चन भाई मेरे आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा रहा हूं, और एग्जाम में आपको आएगा ही आएगा कि मानव विज्ञान के लिए ब्रिटिश स्कूल और अमेरिकी स्कूल को बताइए। ये आपको 10 नंबर में भी देखने को मिल सकता है और 20 नंबर में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है भाई मेरे, भौतिक और जैविक मानव विज्ञान में डाटा संग्रहण की विधियां। डाटा संग्रहण मतलब समझते हो कि हम डाटा कलेक्ट करके, शोध करके, रिसर्च करके, अलग अलग तरीकों के जरिए हम मानव विज्ञान को कैसे समझ सकते हैं। तो मानव विज्ञान में भौतिक और जैविक में डाटा संग्रहण क्या, डाटा मतलब समझते हो कि भाई एक प्रकार से आंकड़े वाकड़े इकट्ठा करके हम मानव विज्ञान को कैसे समझ सकते हैं, इसी को कहते हैं भाई मेरे भौतिक और जैविक। चाहे जैविक मानव विज्ञान में डाटा संग्रहण पूछ ले, चाहे जैविक मानव विज्ञान में डाटा संग्रहण की विधियां पूछ ले, तो आपको डाटा संग्रहण कहीं पर भी आएगा। डेटा संग्रहण की विधियां अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो भाई मेरे आपको यही लिख करके आना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो भौतिक और जैविक मानव विज्ञान में डाटा संग्रहण की कौन कौन सी विधियां हैं, जैसे जैव विविधता विकास, अनुवांशिक वृद्धि विकास, मानव कंकाल, इन तरीकों से हम क्या कर सकते हैं कि मानव विकास को भाई मेरे समझ सकते हैं। तो मानव विकास को समझने में डाटा संग्रहण की कौन कौन सी विधियां हैं, जैसे मानव मिति क्या है, मानव मिति मानी मानव का भाई आदमी के शरीर का आकार कैसा है, उसकी लंबाई कैसा है, उसकी चौड़ाई कैसा है, मानव का वेट कितना है, यानी पहले के मानव की आकार लंबाई कैसी थी, चौड़ाई कैसे, ऊंचाई कैसे, इसी को बोलते भाई मेरे मानव मिति। मानव मिति मतलब समझते हो, मानव मिति मतलब होता है इंसान में क्या मापा जाता है। भाई आदमी का कद कितना है, हाइट कितना है, आदमी का सर लंबा है, चौड़ा है, पैर मोटा है, ताजा है, चौड़ा है, सीना कैसा है, कूल्हे कैसे है, गर्दन कैसी है, त्वचा कैसी है, इसी को बोलते भाई मानव मिति। मानव मिति समझते हो, मानव मिति मतलब
यानी शरीर का स्ट्रक्चर कैसा, आंख कैसा है, बाल कैसा है, कद कैसा, हाइट कैसा है, सीना कैसा है, चेहरा कैसा है, हाथ पैर लंबे हैं कि चौड़े हैं, सीना कैसा है, कूल्हे कैसे हैं, कमर कैसे है, इन सबको जो हम मेजरमेंट करते हैं यानी जो नापते हैं, इसी को क्या कहा जाता है, मानव मिति कहा जाता है। और भाई किसके जरिए नापा जाता है, पहला मानव के डाटा संग्रहण की पहले कौन सी विधि है, पहला भाई मानव मिति विधि है कि भाई जाओ आदमी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब नाप लो, ठीक है, इसके जरिए आप डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। मानव मिति पहला तरीका डाटा संग्रहण की पहली विधि है जिसके जरिए हम मानव के डाटा यानी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं मानव मिति के जरिए। और इसके लिए क्या करेंगे कि भाई आप क्या करो, आप लेकर के जाओ इंची टेप और लेकर के जाओ, नापो उसकी लंबाई कितना, उसकी चौड़ाई कितना, उसकी ऊंचाई कैसा। इसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, डाटा कलेक्ट कर सकते हैं मानव विज्ञान को समझने के लिए। और इसका यूज हम कहां करेंगे, जैसे हमें मानव में कुपोषण कैसा होता है, मानव का मोटापा कैसा होता है, मानव का विकास कैसा होता है, इन चीजों के जरिए हम मानव विकास को समझ। तो मानव मिति क्या है, डाटा संग्रहण की पहली विधि है जिसमें जाकर के भाई मेरे हम लोग आदमी की ना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई इस सबको नापते हैं। इससे पता चलेगा भाई एक मानव में दूसरे मानव में क्या डिफरेंस है। ये डाटा संग्रहण की पहली विधि है मानव विकास को समझने के लिए। डाटा संग्रहण की दूसरी विधि है भाई मेरे सैमोट्री। ये क्या होती है, यह भी मानव मिति जैसा ही है परंतु इसमें शरीर के बाहरी आकार को और माप पर केंद्रित है। देखो अगली जो विधि है जिसके जरिए हम मानव विकास का डाटा संग्रहण कर सकते हैं, इसको भाई शरीर की संरचना को मापते हैं, आदमी मोटा है या दुबला है, इनके जरिए जैसे अगर हम लोग जाएंगे, अगली जो विधि है सोमेट्री विधि है, सोमोट्रिमिटी। ये ऐसी विधि है जिसमें हम क्या करते हैं, मानव के शरीर की रचना को देखते हैं कि भाई मानव मोटा कैसे होता चला जा रहा। जैसे अगर आप देखोगे भाई मम्मी पापा मोटे हैं तो कई बार बेटा भी मोटा हो जाएगा, मम्मी पापा पतले हैं तो बेटे भी उनके पतले हो जाते हैं। तो हम लोग मोटाई और पतलाई को यानी पतलेपन को देख करके और मोटापे को देख करके भी भाई मेरे हम लोग क्या कर सकते हैं, मानव संग्रहण की एक विधि है। या कि मानव की आबादी कैसे बढ़ी, अगर आप देखोगे कि दादा दादी जैसे हैं मोटे ताजे थुलथुले जैसे हैं, भाई उनके बच्चे भी और फिर उनके बच्चे भी मोटे ताजे थुलथुले ऐसे होते ना। तो इसके जरिए भी हम क्या कर सकते हैं, डाटा कलेक्ट कर सकते हैं मानव विज्ञान में। अगली जो विधि है भाई मेरे इसको बोलते हैं ऑस्ट्रियालॉजी। ऑस्ट्रियालॉजी क्या विधि है, यानी मानव की हड्डियों का अध्ययन करना। इसके जरिए भी हम क्या कर सकते हैं कि मानव विज्ञान का डाटा भाई आप मनुष्यों की हड्डी इकट्ठा कर लो और हड्डी इकट्ठा करके भी आप मानव का अध्ययन कर सकते हैं। हड्डियों का वैज्ञानिक माप लेना, भाई मानव हड़प्पा सभ्यता में मानव की हड्डी कैसे थी और आज के मानव की हड्डी कैसे है, भाई दोनों हड्डी को आमने सामने रखो और आपको पता चल जाएगा। इसके जरिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मानव विज्ञान में डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। और जो हड्डियों को इकट्ठा करके अध्ययन किया जाता है, इसमें क्या करते हैं, कंकाल को दुनिया भर के कंकाल इकट्ठा करते हैं, खोपड़ी इकट्ठा करते हैं, भाई मानव का लिंग भी इकट्ठा करते हैं। समझो मानव का, भाई आज के 500 साल पहले मानव का लिंग कैसा था, आज लिंग कैसा है, इसको भी नापते हैं। एज को मापते, भाई आदमी पहले कितना जीता था, आज कितना जीता है पूर्व। इस प्रकार से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मानव विज्ञान में डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। पूरा तात्विक जरिए शोध है, ये भी मानव विज्ञान में डाटा संग्रहण की सबसे अच्छी विधि है। अगला भाई दंत विज्ञान। भाई मानव के जो दांत है, पहले दंत विज्ञान, हर प्रकार के मानव का दांत इकट्ठा करो, इसके जरिए भी भाई मेरे हम मानव विज्ञान को समझ सकते हैं। इसको बोलते हैं दंत विज्ञान। दांत मानव जैविक विकास को समझने में सबसे, भाई हमारे जो दांत हैं, जैसे मेरा दांत है, आज के 500 साल पहले आदमी का दांत कैसे था, हो सकता बड़ा होगा छोटा होगा। तो दांत के जरिए दांत का भी रिसर्च शोध करके हम मानव विकास को समझ सकते हैं। ये भी डाटा संग्रहण की सबसे अच्छी विधि है। भाई दांत का आकार कैसा है, दांत कितना घिसा है, दांत कितना पतला है, मोटा है, चौड़ा है, इसके जरिए भी हम डाटा संग्रहण की विधि है। जैसे दांत के जरिए हम मनुष्य की एज जान सकते हैं, खाने पीने का तरीका जान सकते हैं और इसकी जनसंख्या को भी जाना जा सकता है। दंत विज्ञान एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए कह सकते हैं भाई मेरे मानव के लिए डाटा संग्रहण की एक विधि है दंत विज्ञान, दांत को जान करके। अगला है अनुवांशिक। भाई मनुष्य का डीएनए जान करके हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी जेनेरिक मेथड। तो इसको बोलते हैं भाई अनुवांशिक विविधता। जेनेरिक मेथड यानी एक जीन से एक व्यक्ति से दूसरे, जैसे पिता से पुत्र में कौन कौन से गुण जा रहे हैं, इनको जान करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं भाई मेरे, ये भी डाटा संग्रहण की सबसे अच्छी विधि है। जैसे
आप हम ब्लड खून के सैंपल ले लो और खून के सैंपल के तरीके से आप बता सकते हो कि पिता के गुण पुत्र में कैसे जा रहे हैं। जैसे जैसे माँ बाप के बाल हैं वैसे बच्चे के बाल होंगे, जैसे माँ बाप की त्वचा वैसे बच्चे की त्वचा होगी, जैसे माँ बाप की लार है, लार समझते जो हमारे मुंह से निकलती भाई मेरे, लार यानी बाल के जरिए, त्वचा के जरिए, लार के जरिए, खून के जरिए, इसके जरिए भी हम मानव विज्ञान को समझ सकते हैं। किस प्रकार से हम लोग डाटा, जैसे भाई मान लीजिए कि मैं इस दुनिया में जितने आदमी है सबका खून ब्लड इकट्ठा कर लूं और मुझे पता चलेगा कि भाई मानव में यानी किस प्रकार से मानव का विकास हुआ है, या सभी मानव का भैया बाल इकट्ठा कर लो, त्वचा इकट्ठा कर लो, सबकी लार इकट्ठा कर लो। ये ऐसे तरीके हैं जिसके जरिए मानव विज्ञान को जाना जा सकता है। डाटा संग्रहण की विधि है। इससे मानव विकास को आपको समझ में आएगा, मानव की जनसंख्या कैसे बढ़ी और एक आदमी से दूसरे आदमी बीमारी कैसे होती है, इन चीजों के जरिए जाना सकता है। वृद्धि और विकास का अध्ययन, भाई मानव में बच्चों और किशोरों में शरीर कैसे बढ़ता है, इसके जैसे भाई मेरे आप लंबाई चौड़ाई जान करके, एज जान करके, खान पान को जान करके भी मानव विकास को समझ सकते हैं। डाटा संग्रहण करने की यह भी बहुत अच्छी विधि है कि आप मानव की लंबाई नापो, चौड़ाई नापो, उसकी वेट नापो, उसका वजन नापो, मानव क्या खाता है, क्या पीता है। इस प्रकार के डाटा को कलेक्ट करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मानव विज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं। भाई हर आदमी की लंबाई चौड़ाई ले लो, उसका वजन ले लो, उसका वेट ले लो, नाप लो, वो क्या खाता है, क्या पीता है, उसका स्वास्थ्य कैसा है। इसके जरिए भी कह सकते हैं कि डाटा संग्रहण की सबसे अच्छी विधि है जिसके जरिए भाई मेरे हम मानव के विकास का अध्ययन कर सकते हैं। जैसे इसके जरिए भाई हमें कुपोषण के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, मानव का बायोलॉजिकल विकास कैसे हुआ उसको जानने के लिए हम उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई खान पान को जान करके, यह भी एक डाटा संग्रहण का सबसे अच्छा तरीका है जिसके जरिए मानव के विकास को समझा जा सकता। अगला, शारीरिक रचना के आधार पर यानी बॉडी कंपैरिजन करके भी मानव विकास को समझा जा सकता। भाई जैसे मानव में वसा यानी चर्बी कितनी है, उसकी मांसपेशियां कैसे है, हड्डी कितना है, पानी भाई हर मानव के शरीर में कितना पानी, इसको जान करके भी हम मानव के विकास को समझा जा सकता है। यह भी एक विधि है, समझ रहे। जैसे कह सकते हैं मानव की भाई हर मनुष्य में, जैसे आप हर आदमी की उसमें कितनी चर्बी भरी है, चर्बी जान करके आप मानव विकास को समझ सकते हैं। मांसपेशियां भाई हमारी जो हड्डी होती है उसके जरिए, हड्डियों के जरिए हर मानव में कितना पानी है। जैसे भाई मैं ज्यादा पानी पीता हूं तो भाई मेरा विकास कैसे हुआ है हमारा अलग होगा। हो सकता है भाई कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा पानी पीता है तो उसका मानव विकास बिल्कुल अलग होगा। तो भाई मेरे मानव के अंदर की चर्बी को जान करके, मांसपेशियों को जान करके, हड्डी को जान करके, या पानी का परसेंटेज कितना है, इन तरीकों के जरिए भी हम लोग क्या कर सकते भाई मेरे मानव के विकास को समझा जा सकता। भाई समझे, ये ऐसे तरीके हैं जिसके जरिए मानव विकास को समझ सकते। अगला, फिजियोलॉजिकल मापन, यानी मानव का ब्लड प्रेशर नाप लो, नाड़ी नाप लो, फेफड़े नाप लो, उसका होमोग्लोबिन कितना, उसका टेम्परेचर कितना है। इसके जरिए भी मानव विकास को समझा जा सकता है। और मानव विकास में भाई डाटा संग्रहण की सबसे अच्छी विधि है कि आप ब्लड प्रेशर सबका नापो, नाड़ी नापो, फेफड़े की क्षमता नापो, खून कितना खून है, खून की कमी है नहीं है, और हर मानव में शरीर का टेम्परेचर कितना होता है। इन चीजों के जरिए भी हम मानव संग्रहण की डाटा की सबसे अच्छी विधि है। इसके जरिए भी भाई मेरे मानव विकास को समझा जा सकता है। प्राइमेट अवलोकन, मानव विकास को जानने के लिए हम बंदर, जैसे बंदर हैं, जैसे कह सकते हो कि चिंपैंजी है, यानी मंकी, चिंपैंजी, इनका भी अध्ययन करके हम लोग भाई मेरे मानव विकास को समझ सकते हैं। कि मानव विकास को समझने के लिए अभी है। और कौन कौन सी विधियां हैं डाटा संग्रहण की। पहली विधि भाई खुदाई के जरिए, खुदाई करो और खुदाई से जो चीजें आपको मिलती हैं, ये भी डाटा संग्रहण की सबसे अच्छी विधि जो मानव विकास को समझ सकती है। हड्डियों को जान करके, आप लोग हर मानव के हड्डी का अध्ययन करिए, उससे भी आपको भाई मानव विकास का पता है। डाटा संग्रहण की सबसे अच्छी विधि है। रेडियो कार्बन डेटिंग, रेडियो कार्बन मतलब समझते हो भाई कोई भी चीज ना कितनी पुरानी है, ये रेडियो कार्बन बता दो। जैसे भाई मान लो आपको हड्डी मिली तो आपको हड्डी से पता है हड्डी कब की है, कब के मनुष्य के, इसको बोलते हैं रेडियो कार्बन विधि। इसके जरिए भी आप जान सकते हैं। भूगर्भीय विश्लेषण, जमीन के अंदर की चीजों को जान करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि मानव की डाटा संग्रहण की विधियां, कि मानव का विकास भाई मेरे कैसे हुआ। डाटा संग्रहण क्या भाई, डाटा कलेक्ट करना। आप खुदाई करो, खुदाई से जो चीजें आपको जानकारी मिलती है, इसके जरिए आप मानव विकास को समझ सकते हैं। हड्डियों के जरिए और जीवाश्म का मापन करके आप मानव विकास को समझ सकते हैं। रेडियो कार्बन कि भाई
जैसे खुदाई के जरिए अगर आपको कोई हड्डी मिली, तो रेडियो कार्बन एक ऐसा वैज्ञानिक तरीका है जिसके जरिए जाना जा सकता है कि हड्डी कितनी पुरानी है, कितने साल पुरानी है, कौन से ईयर की है। ये रेडियो कार्बन एक वैज्ञानिक विधि जिसके जरिए किसी भी पुरानी चीज के बारे में कब की है पता चल जाएगा। इसके जरिए भाई हम जान सकते हैं, ये कह सकते हैं कि मानव के डाटा संग्रहण की सबसे अच्छी विधियां हैं, इसको कलेक्ट कर सकते हैं। अगला भाई प्रयोगशाला आधारित, यानी आप जाकर के प्रयोग कर लीजिए। जैसे टिश्यू सैंपल ले लो, मानव के रक्त प्लाज्मा ले लो, ठीक है, या उसका बायोलॉजिकल टेस्ट ले लो। इसके जरिए भी क्या कर सकते हैं, मानव के विकास को समझा जा सकता है और मानव विकास में डाटा संग्रहण की ये सारी विधियां हैं। और एक बात बताओ, यानी मानव के डाटा को हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नाप लो भाई, सबकी हड्डी वड्डी को नाप लो, ठीक है, मानव के ब्लड प्रेशर को नाप लो, उसके जीन को नाप लो। इन चीजों के जरिए हम मानव विकास को समझने के लिए 2.5 मिनट डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो डाटा संग्रहण की क्या है, ये सारी विधियां हैं। चाहे आपको जैविक करना है, चाहे आपको कह सकते हो कि भौतिक करना है, तो दोनों प्रकार का, चाहे आपको बायोलॉजिकल करना है, चाहे आपको कह सकते हैं फिजिकली मानव को जानना है। जिसे आपको जानना है भाई मानव का शरीर कैसे बढ़ता है, मानव के शरीर का विकास कैसे हुआ, इसके लिए अगर आपको डाटा कलेक्ट करना है तो भाई जाइए हर मानव के ब्लड प्रेशर की जांच ले लो, उसकी हड्डियों का नाप आप ले लो, इन सब का डाटा कलेक्ट कर लो, आप मानव विकास को समझ सकते हैं। आप जैसे खून है, प्लाज्मा है, ठीक है, बायोलॉजिकल टेस्ट है, इन चीजों के जरिए भी भाई मेरे मानव विकास का अध्ययन किया जा सकता। आप दांत का अध्ययन करके, जीन का अध्ययन करके, ठीक है, आप प्लाज्मा का अध्ययन करके, ठीक है, ये सारे ऐसे तरीके जिससे आप लोग क्या कर सकते भाई, मानव के विकास को आसानी से समझा जा सकता है। ये ऐसे तरीके जो हमें मानव के विकास को समझने में क्या करेंगे, मदद करेंगे। तो डाटा संग्रहण की विधियां ये सारी है भाई मेरे। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आ डाटा संग्रहण की विधियां बताइए, तो जो मैंने आपको डाटा संग्रहण की जो मैंने आपको विधियां बताई हैं, आपको एग्जाम में यही सारी विधियां लिख करके आनी है। और भाई मेरे डाटा संग्रहण विधि 100% आता है एग्जाम में क्वेश्चन। जैसे जैविक मानव विज्ञान की डाटा संग्रहण की विधि बताओ, भौतिक मानव विज्ञान में डाटा संग्रहण की विधि बताओ, इस टाइप का क्वेश्चन भाई मेरे आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। और एग्जाम में भूमिका, सारे पॉइंट और निष्कर्ष लिख करके आना ही आना है, समझ रहे हैं, और इसको अच्छे से करके आना और एग्जाम में आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताता हूं। ठीक, अगला जो हमारा क्वेश्चन है भाई मेरे, मानव विज्ञान में विभिन्न प्रकार के अनुसंधान रेखाएं यानी रिसर्च डिजाइन क्या है, अनुसंधान रेखाएं क्या है। तो देखिएगा, मानव विज्ञान में अनुसंधान का उद्देश्य, अनुसंधान मतलब रिसर्च करना, शोध करना। तो अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है कि भाई मानव के बारे में जानना, मानव के समाज के बारे में जानना, मानव के कल्चर को जानना, मानव की जैव विविधता को जानना कि भाई किस प्रकार से मानव है, यानी मानव के व्यवहार को समझना ही क्या है भाई रिसर्च किया जाता है। मानव विज्ञान में जितना भी शोध हो रहा है, जितना भी रिसर्च किया जा रहा है, तो रिसर्च करने का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई, मानव कैसा है, उसका समाज कैसा है, उसका कल्चर कैसा है, उसका रंग रूप कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है। इसी को समझने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, रिसर्च डिजाइन यानी अनुसंधान रूपरेखा। मानव, इसके लिए हम शोध करते, रिसर्च करते, तो कौन कौन सी विधियां हैं जिनके जरिए हम लोग मानव के व्यवहार को, मानव के समाज को, मानव के कल्चर को, मानव की जैव विविधता को, मानव का व्यवहार को समझने का वैज्ञानिक तरीका ही होता। मानव विज्ञान की समझने के लिए अनुसंधान रेखाएं यानी रिसर्च डिजाइन्स। तो देखिएगा, मानव विज्ञान में रिसर्च किस क्षेत्रों में की जाती है, तो सबसे पहले होता भाई कल्चर को समझना। कल्चर को समझ के, यानी कल्चर मतलब समझते हो, मानव का खान पान, रंग रूप, बोली भाषा, शादी विवाह, ठीक है, गीत संगीत, यानी मानव के कल्चर को समझ करके हम लोग मानव विज्ञान को समझ सकते हैं। दूसरा भौतिक और जैविक यानी बायोलॉजिकल और फिजिकल, यानी शरीर का आकार प्रकार को जान करके और जीन को जान करके हम मानव विज्ञान को समझ सकते हैं। ये दो ऐसे तरीके हैं, एक तो भाई मेरे कल्चर को जान करके, क्योंकि हर जगह का कल्चर अलग अलग होता है भाई, हर जगह का खान पान अलग है, रंग रूप अलग है, बोली भाषा अलग है, व्यवहार अलग है, ठीक है, नाच गाना अलग है। तो कल्चर को समझ करके हम मानव विज्ञान को समझ सकते हैं। और दूसरा भौतिक और जैविक, इन दो प्रकार से चीजों को लेकर के शोध होता है। तो पहला किस प्रकार का अनुसंधान होता है, वर्णनात्मक अनुसंधान रिसर्च। वर्णनात्मक यानी कह सकते हो कि रिसर्च की जैसे वर्णनात्मक मतलब समझते हो, मानव का वर्णन किया जाएगा, मानव किस समुदाय में रहता है,
उसका समाज कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका कल्चर कैसा है, उसकी परंपराएं कैसे हैं, इनको जान करके भी हम मानव विज्ञान को समझ सकते हैं। वर्णनात्मक अनुसंधान जैसे मानव की स्थिति कैसे, यानी उसके चित्रों के जरिए मानव क्या करता है, फील्ड में जाकर के हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका जैसे मानव का इंटरव्यू ले लो, उसका अवलोकन कर लो। इन चीजों के जरिए हम क्या कर सकते हैं भाई, मानव का समाज कैसा है, वहां रीति रिवाज कैसे हैं, पूजा पाठ कैसा है, उसका परिवार कैसा है, इन व्यवस्थाओं को जान करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रिसर्च करके मानव विज्ञान को समझा जा सकता है। जैसे मानव की जाति, जनजाति, गांव, उसके शरीर, उसकी उसकी आसपास की जो प्रथाएं हैं, ये मानव विज्ञान में रिसर्च करने का पहला तरीका है। दूसरा है अन्वेक्षण, यानी कह सकते हो अनुसंधान, दूसरी रूपरेखा क्या, अनुवेक्षण करना। जैसे इस प्रकार की रूपरेखा में तब अपनाई जाती है जब बहुत कम जानकारी होती है। भाई मानव के बारे में जब बहुत कम जानकारी है तो हम उसका अन्वेक्षण करते हैं, यानी शोध करते हैं। शुरू में प्रारंभिक अध्ययन करते हैं, छोटे छोटे सैंपल लेना पड़ेगा मानव का, उनकी समस्याओं को जानना पड़ेगा। जैसे मानव की नई जातियों को समझने के लिए हमें तरीका अपनाते हैं, और मानव का सामाजिक विकास कैसे हुआ उसको समझने के लिए रिसर्च का तरीका है। व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक अनुसंधान क्या, रिसर्च, इसमें क्या करते हैं कि मानव की रूपरेखा को जानने के लिए हम किसी घटना पर जाते हैं और उसके कारण जानते हैं। भाई मानव के विकास को समझने के लिए तमाम घटनाओं को जानना, जैसे मानव क्यों है, मानव कैसे आया, इसके लिए हम डाटा इकट्ठा करते हैं। जैसे मानव के समुदाय में उच्च शिशु मृत्यु दर क्यों है, किसी मानव समुदाय में विवाह कैसे होता है, और विवाह के नियम समाज में कैसे आए, इसको जान करके हम मानव का अध्ययन कर सकते हैं, मानव विज्ञान का अध्ययन किया जा सकता है। तुलनात्मक अनुसंधान रूपरेखा क्या है, देखो इस रूपरेखा में दो समुदाय का अध्ययन करते हैं। भाई जैसे एक समाज है, एक समाज का दूसरे समाज के साथ अध्ययन करके हम मानव विकास का शोध कर सकते हैं। जैसे भाई हर जगह की संस्कृति अलग है, भाषा अलग है, लोगों का खान पान अलग है, लोगों का कल्चर अलग है, व्यवहार अलग है। तो एक समाज की दूसरे समाज से तुलना करके, कंपैरिजन करके हम लोग मानव विकास को समझ सकते हैं। यह भी कह सकते हैं रिसर्च करने का सबसे अच्छा तरीका है। मानव विज्ञान में जो आप रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, रिसर्च डिजाइन जो कर रहे हैं, अनुसंधान रूपरेखा है, उसमें एक समाज का दूसरे समाज से तुलना करके, एक मानव व्यवहार का दूसरे मानव व्यवहार की तुलना करके हम मानव विज्ञान को आसानी से समझ सकते हैं। जैसे दो जनजातियों में विवाह का प्रणाली अलग है, देखो हर समाज में शादी का तौर तरीका अलग है, हर समाज में कह सकते हो कि रहने का तौर तरीका अलग है, हर समाज के मानव का रक्त संबंध अलग है। इन चीजों के जरिए रिसर्च करके हम मानव व्यवहार को समझ सकते हैं, मानव विज्ञान को। ऐतिहासिक अनुसंधान रूपरेखा क्या है, मानव का समाज, संस्कृति और जैविक विकास को जान करके भी हम इसको मानव विकास को जान सकते हैं। यानी अभिलेखों के जरिए, दस्तावेजों के जरिए, कथाओं के जरिए, कहानियों के जरिए भी मानव विकास को समझा जा सकता है। किसी जनजाति के इतिहास को जान करके मानव के विकास को जान सकते हैं। मानव की खोपड़ी, भाई हर समय के मानव का खोपड़ी यानी ऊपर का जो यानी दिमाग है, उसका अध्ययन करके मानव विकास को समझा जा सकता है। प्रयोगात्मक अनुसंधान रूपरेखा क्या है, प्रयोग करके, जिसे मानव का भाई आप प्रयोग कर लिए, जैसे आप प्रयोगशाला में जाइए, ठीक है, जिसके जरिए मानव विकास को जान सकते हैं। जैसे मानव के शरीर पर जलवायु का प्रभाव क्या पड़ता है, मानव की हड्डियों पर शोध करके, रिसर्च करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मानव विकास को समझा जा सकता है। भाई मानव विकास को समझने के लिए हम मानव के शरीर पर यानी कह सकते हैं पर्यावरण का प्रभाव क्या पड़ता है, मानव की हड्डियों पर शोध करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि मानव विकास को समझ सकते हैं। यह भी अनुसंधान की एक रूपरेखा है, समझ गए। अगला है भाई मेरे अनुप्रयुक्त अनुसंधान रूपरेखा क्या है, जैसे मानव के व्यवहार और समस्या को ध्यान में रख करके सरकार, एनजीओ, तमाम संस्थाओं को जान करके भी मानव के व्यवहार को समझा जा सकता है। जैसे मानव में कुपोषण की समस्या क्या है, मानव में आदिवासियों के व्यवहार कैसे अलग होते हैं, इन चीजों के जरिए भी मानव व्यवहार को समझा जा सकता है, मानव विज्ञान को, ठीक है। जिसे दीर्घकालिक अनुसंधान रूपरेखा क्या है, किसी समुदाय में लंबे समय तक अध्ययन करना। भाई आप जाइए किसी सोसाइटी में या किसी समुदाय में लंबे समय तक शोध करिए, रिसर्च करिए, आप मानव विज्ञान को समझ सकते हैं। जिसे लंबे समय तक शोध करना, किसी भी समाज में जाकर के वहां पर हो रहे परिवर्तनों को ट्रैक करना,
इसके जरिए भी मानव विकास, किसी भी जनजाति के स्वास्थ्य पर 10 साल तक रिसर्च करो, फिर वहां के बच्चों की लगातार निगरानी करो, उनका विकास कैसे हो रहा है, इस प्रकार के शोध या रिसर्च करके भी मानव विज्ञान को समझा जाता है। क्रॉस सेक्शनल अनुसंधान, इसका क्या है, एक बार डाटा कलेक्ट करके किसी भी मानव के समाज को जाना जा सकता है। जैसे त्वरित अध्ययन, जैसे आपको मानव विकास का अध्ययन करना, आप फील्ड में जाइए और किसी समाज में जाइए, वहां पर लोगों का डाटा कलेक्ट करिए, जिसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, मानव विकास को या मानव विज्ञान को समझ सकते हैं। किसी गांव में जाइए और वहां के लोगों का सर्वे करिए, किसी समुदाय में जाइए, वहां पर उनके खान पान या उनका पोषण कैसा है, इसका अध्ययन करके हम लोग मानव में विकास में शोध कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। नृवंशात्मक अनुसंधान रूपरेखा क्या है, मानव का समाज और संस्कृति सबसे ज्यादा जरूरी है, खास तौर से रिसर्च करने में। तो आपको सबसे पहले भाई मेरे लंबा फील्ड वर्क लेना पड़ेगा। आप जाइए, मैदान में जाइए और किसी गांव में जाइए, किसी कस्बे में जाइए, वहां पर आपको क्या करना है, वहां जाकर के भाई मेरे आपको डाटा कलेक्ट करना है, वहां पर रिसर्च करना है, ठीक है। और उन लोगों की जीवन शैली और डाटा कलेक्ट करिए और आप जान सकते हैं कि मानव का विकास कैसे हुआ, वहां की जनजाति किस प्रकार से रही है, ठीक है। केस स्टडी क्या है, किसी भी परिवार के बारे में जान करके, वहां के लोगों के बारे में जान करके, संस्थाओं के बारे में जान करके हम मानव विकास में शोध कर सकते हैं। मानव विकास में ये शोध की विधियां हैं, ठीक है। इन चीजों के जरिए आप क्या कर सकते हैं, शोध कर सकते हैं। जैसे एक है भाई गुणात्मक विधि और मात्रात्मक विधि। क्या है गुणात्मक का मतलब, समझते हैं गुणों को जान करके, भाई मानव के जो गुण हैं उनको जान करके हम जो रिसर्च करते हैं उसको बोलते हैं गुणात्मक विधि। मात्रात्मक विधि मतलब समझते हो कि मानव के डाटा कलेक्ट कर लो, आंकड़े। जैसे मात्रात्मक विधि मतलब समझते हो, जैसे 100 लोगों का हमने डाटा लिया, 100 में से भाई मेरे जो 10 लोग थे उनका व्यवहार कैसे था, 10 लोगों का व्यवहार कैसे था, ये मात्रात्मक विधि। मात्रा यानी नंबर को इकट्ठा करना, गुणात्मक यानी गुणों को जानना। इसको जान करके हम लोग जो रिसर्च करते हैं मानव विज्ञान में, उसी को बोलते हैं। दो विधियां बहुत हैं, एक तो मात्रात्मक विधि, मात्रा मतलब समझते हो नंबर, डाटा कर। जैसे भाई मेरे एक गांव में 500 लोगों पर हम लोगों ने शोध किया, फिर दूसरे गांव में हम लोगों ने 500 लोगों पर शोध किया, तो 1000 लोगों का डाटा लिया। यही एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक क्या है भाई मेरे, मात्रात्मक विधि है। गुणात्मक मतलब समझते हैं कि मानव के गुणों का जब अध्ययन करते हैं, मानव का गुण क्या है, यानी उसका व्यवहार कैसा है, उसका रंग रूप कैसा है, उसकी चाल कैसी है, इसका जब अध्ययन करते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं भाई गुणात्मक विधि। गुणों का अध्ययन करना, एक मानव के गुण दूसरे मानव में कैसे जा रहे हैं, यही होती है गुणात्मक अध्ययन। इसके जरिए भी हम मानव विज्ञान को समझ सकते हैं। और दूसरा होता है भाई मात्रात्मक विधि। मात्रात्मक विधि यानी हम डाटा कलेक्ट कर लें। जैसे आप डाटा कलेक्ट कर लीजिए, मानव का मेजरमेंट ले लो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रंग रूप जान लो, ठीक है। या कहीं किसी गांव में किसी कस्बे में चले जाओ, लोगों का डाटा कलेक्ट करके आप मानव विज्ञान को समझ रहे हैं, तो एक ऐसी विधि है, मात्रात्मक विधि है। मानव के गुणों को जानिए, मानव का रंग रूप कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका कल्चर कैसा है, उसका खान पान कैसा है, उसके मम्मी पापा कैसे हैं, उसका व्यवहार कैसा है, इसको जान करके जब हम मानव विज्ञान को समझ रहे हैं, यही होती भाई मेरे गुणात्मक विधि, ठीक है। और मात्रात्मक यानी नंबर को कलेक्ट कर लिया आपने, मानव विज्ञान को रिसर्च करे, तो ये मात्रात्मक विधि है। और गुणात्मक यानी उसके गुणों को जानना, जैसे उसका कल्चर कैसा है, उसका खान पान कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसकी बोली भाषा कैसा है, इसको जान करके जब हम रिसर्च करते हैं तो मात्रात्मक विधि होती है, ठीक है। तो गुणात्मक और मात्रात्मक विधि ऐसी विधियां जिसके जरिए हम मानव विज्ञान में क्या कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। शोध विधि है, रिसर्च डिजाइन है। और इस टाइप का क्वेश्चन भाई मेरे आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो जो जो चीजें मैं बता रहा हूं, इसको आपको एग्जाम में लिख करके भी आना है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है भाई मेरे, मानव विज्ञान में कार्य क्षेत्र यानी फील्ड वर्क का क्या महत्व है। मानव विज्ञान में कह सकते हो कि जो फील्ड वर्क यानी जो कार्य क्षेत्र, उसमें नैतिकता क्या है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा मानव विज्ञान में। भाई मेरे एक बात बता दूं, मानव विज्ञान का जो हम अध्ययन करते हैं ना, उसके लिए भाई मेरे हमें फील्ड में जाना पड़ेगा, हमें ग्राउंड पर उतरना पड़ेगा, समझ रहे हो। लोगों से जाकर के बातचीत करनी पड़ेगी, उनका रंग रूप लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जाननी पड़ेगी, उनसे उनका इंटरव्यू लेना पड़ेगा, उनके साथ आपको रहना पड़ेगा। तभी आप लोग मानव के विकास को समझ पाएंगे, तभी आप लोग मानव विज्ञान को समझ पाएंगे, मानव का भाई डेवलपमेंट कैसे होता है, मानव का विकास कैसे होता है। यानी आप ड्राइंग रूम में बैठ करके और आप किसी कमरे में बैठ करके मानव विज्ञान को समझ नहीं सकते हैं।
मानव विज्ञान को समझने के लिए आपको डायरेक्ट फील्ड में जाना पड़ेगा, यानी आपको अपने मानव लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों से जिलना पड़ेगा और मानव के साथ आपको रहना पड़ेगा। जैसे भाई मान लिए अगर मैं एक मानव विज्ञान पर शोध कर रहा हूं, मुझे आदिवासियों पर शोध करना है, तो भाई मेरे मैं दिल्ली में बैठ करके आदिवासियों पर शोध नहीं कर पाऊंगा। मुझे भाई मेरे आदिवासी इलाके में जाना पड़ेगा, आदिवासियों के साथ रहना पड़ेगा, उनके साथ उठना बैठना पड़ेगा, उनके साथ खाना खाऊंगा, उनके साथ रहूंगा, तभी मैं आदिवासियों के जीन को समझ पाऊंगा, तभी मैं आदिवासियों पर शोध कर पाऊंगा। इसी को बोलते भाई मेरे फील्ड वर्क। जैसे मान लीजिए मुझे आदिवासियों पर, आदिवासी के मानव विज्ञान को समझना, तो भाई मेरे आदिवासी इलाके में चले जाओ, वहीं पर रहो, वहीं पर खाओ पियो, उन्हीं के साथ रहो, तभी तो जान पाओगे वो लोग कैसे रहते हैं, उनका कल्चर क्या है, उनका खान पान क्या है, उनका व्यवहार क्या है, तभी तो मानव विज्ञान में यानी फील्ड वर्क का भाई मेरे मानव विज्ञान में बहुत जबरदस्त महत्व है। यानी आप कमरे में बैठ करके मानव विज्ञान का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। मानव विज्ञान का अध्ययन करने के लिए आपको कार्य क्षेत्र में जाना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए कि मुझे भाई मेरे तमिलनाडु जो का इलाका, दक्षिण भारत में लोगों का मानव विज्ञान को समझना, तो भाई मेरे दिल्ली में बैठ के नहीं समझ पाऊंगा, मुझे सीधा साउथ में जाना पड़ेगा, मुझे केरल तमिलनाडु की गलियां छाननी पड़ेंगी, वहां फील्ड में उतरना पड़ेगा, तभी हम मानव विज्ञान को समझ सकते हैं। तो भाई मेरे मानव विज्ञान एक ऐसा विषय है, ये कोई दिमाग का विषय नहीं कि आप बैठ करके आप सोच करके आप कुछ भी लिख देंगे, बल्कि आपको बिना फील्ड में गए मानव विज्ञान में को ना तो कोई रिसर्च होगी, ना तो कोई शोध होगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। मानव विज्ञान में अगर कोई व्यक्ति अगर मानव विज्ञानी बनना चाहता है, तो उसको हमेशा मानव के साथ रहना पड़ेगा, अलग अलग इलाकों में जाना पड़ेगा, अलग अलग इलाकों में घूमना पड़ेगा, अलग अलग मानव की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई रंग रूप चेहरा मोहरा इन सब का भाई जाओ मेजरमेंट लेकर के उनको नापो, मानव के साथ रहो, हर मानव का आपको भाई उसका खून का आपको नमूना रखना पड़ेगा, मानव के स्वभाव को जानना पड़ेगा। यानी आप कमरे में बैठ करके और आप ड्राइंग रूम में बैठ करके और आप एक जगह पर बैठ करके मानव विज्ञान को नहीं समझ सकते हैं। मानव विज्ञान को समझने के लिए हमें डायरेक्ट सीधा फील्ड पर उतरना पड़ेगा, यानी आपको इलाके में जाना पड़ेगा। यही है भाई मेरे मानव विज्ञान के कार्य क्षेत्र में बड़ा महत्व है। प्रत्यक्ष रूप से भाई मेरे मानव के पास जाना पड़ेगा, कमरे में बैठ करके यूनिवर्सिटी में बैठ करके मानव विज्ञान पर रिसर्च नहीं हो पाएगी। ये बता रहे हैं कि भाई प्रत्यक्ष रूप से मानव को जानना पड़ेगा, यानी आपको मानव के रीति रिवाज जानने के लिए भाई उसके यहां जाना पड़ेगा, मानव के व्यवहार को जानने के लिए, मानव डेली क्या करता है उसको आपको देखने के लिए डायरेक्ट आपको मानव के साथ, यानी आप जैसे आदिवासियों पर रिसर्च करना, तो भाई आदिवासी इलाके में जाओ, आदिवासी के साथ रहो, उन्हीं के साथ सो जागो उठो बैठो। दूसरा, व्यवहार को जानने के लिए अगर आप मानव के व्यवहार का डाटा कलेक्ट करें मानव विज्ञान में, तो आपको मानव व्यवहार को देखने के लिए डायरेक्ट मानव से मिलना पड़ेगा, उसका इंटरव्यू लेना पड़ेगा, उसके साथ रहना पड़ेगा, तभी तो मानव के व्यवहार को जान पाएंगे। मानव की संस्कृति को समझने के लिए अगर आप मानव विज्ञान में कर रहे हैं, तो भाई मानव की संस्कृति समझने के लिए आपको डायरेक्ट राजनीति समझनी पड़ेगी, परिवार समझना पड़ेगा, शादी विवाह समझना पड़ेगा, तभी तो आप मानव की संस्कृति को समझ पाएंगे। तो संस्कृति को जानने के लिए आप ड्राइंग रूम में बैठ करके और यूनिवर्सिटी में बैठ करके टेबल बेंच में बैठ करके मानव विज्ञान को नहीं जान पाओगे। मानव की अगर आपको संस्कृति जाननी है, उसका व्यवहार जानना है और मानव विज्ञान में अगर रिसर्च करनी, तो आपको भाई मेरे डायरेक्ट फील्ड में जाना पड़ेगा। सहभागिता अवलोकन क्या है, जैसे मानव की अंदरूनी दृष्टि क्या है, बाहरी दृष्टि क्या है, दोनों प्रकार की चीजों को समझने के लिए आपको मानव समुदाय में, आदिवासियों पर रिसर्च करना तो आदिवासी इलाके में जाओ, जनजातियों पर शोध करना तो जनजातियों में जाओ, ठीक है। जिसे भाई मान लो अगर मैं समझना चाहता हूं कि जापान के लोगों का व्यवहार कैसा है और जापान के लोगों पर अगर मैं मानव विज्ञान का शोध करूंगा, तो भाई मुझे जापान जाना पड़ेगा, इंडिया में बैठ करके मैं शोध नहीं कर पाऊंगा। यही होता भाई मेरे कार्य क्षेत्र, आपको डायरेक्ट फील्ड पर जाना पड़ेगा। यही होता भाई, इसी को बोलते हैं नृवंश विज्ञान, भी इसी को कहा जाता है कि आपको डायरेक्ट फील्ड में जाना पड़ेगा। ये कोई हिस्ट्री नहीं है और कोई ये विद्या नहीं है कि दिल्ली में बैठ करके यूनिवर्सिटी के ड्राइंग रूम में बैठ करके मानव विज्ञान पर आप शोध कर लेंगे। आपको डायरेक्ट फील्ड पर जाना पड़ेगा। बिना फील्ड पर गए, बिना इलाके में गए, बिना समुदाय में गए, बिना गांव देहात में घूमे फिरे आप मानव विज्ञान पर शोध नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको डायरेक्ट जाना ही पड़ेगा, ठीक है। फील्ड से आपको डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। तो भाई मेरे क्या है, मानव विज्ञान में जैसे जानने के लिए आपको मानव जो है, यानी जो ह्यूमन है उनके
जाना पड़ेगा। जैसे जैसे मान लीजिए फील्ड में जाओगे तो पता चलेगा भाई हमारे समाज में गरीबी है, शिक्षा का स्तर क्या है, स्वास्थ्य का अच्छा स्तर क्या है, लोग रोजी रोटी कैसे कमाते हैं, मानव के साथ क्या क्या समस्याएं। इन चीजों को अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट फील्ड पर जाना ही पड़ेगा। समझ गए? आइए एक क्वेश्चन और हो सकता है कि भाई मेरे जब हम मानव विज्ञान में फील्ड पर जा रहे हैं, हम लोग जब समुदाय में जाते हैं, समाज में जाते हैं, तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो भाई मेरे किसी भी इलाके में अगर आप लोग शोध करने के लिए जाते हो, किसी गांव में गए हो, किसी कस्बे में गए हो, किसी आदिवासी इलाके में गए हो, तो भाई उन लोगों से पहले एक बार परमिशन ले लो। बिना सहमति के कहीं पर भी जाकर के रिसर्च नहीं करना। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी गांव में घुस गए, किसी के घर में घुस गए, ऐसा नहीं घुस जाना है। बिना सहमति के कोई भी शोध नहीं करना आप लोगों को। फील्ड में जाते समय आप जहां जिस इलाके में जा रहे हो उन लोगों से पूछ करके जाओ। बिना परमिशन के कहीं घुसना नहीं है। इसी को बोलते भाई नैतिकता, इसका ध्यान रखना है। जैसे मान लो आप आदिवासी इलाके में जाकर के रह करके शोध करना चाहते तो भाई मेरे एक बार आदिवासियों से बात कर लो कि मैं तुम्हारे इलाके में आऊंगा, मैं दिल्ली से आया हूं, मुझे आप लोगों पर शोध करना है, क्या हमको रखेंगे अपने साथ? ओ भाई सहमति ले लो, परमिशन ले लो, नहीं तो मार के भगा देगा, कुछ शोध नहीं हो पाएगा। ठीक है। दूसरा गोपनीयता। भाई मानव विज्ञान में अगर आप लोगों के डाटा कलेक्ट कर रहे हो तो भाई इसको खुफिया रखो, किसी को देना नहीं है, क्योंकि लोगों की निजी जानकारी आप का दुरुपयोग ना करें। मानव विज्ञान में अगर आप शोध करते हैं तो आपको बहुत सारे लोगों की निजी जानकारियां पता चलेंगी, उनके नाम पता चलेंगे, उनका गांव पता चलेगा, उनका रंग रूप। तो इनको आपको क्या रखना, गोपनीय रखना है। आपको मानव का जो डाटा कलेक्ट किया उसकी निजता का सम्मान करना है। भाई ऐसे आपको बांट नहीं देना है, बाद में जाकर के उसको ब्लैकमेल करो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है। समुदाय का सम्मान करो। भाई मेरे जैसे मैं हूं, जैसे मान लो मैं आदिवासी इलाकों पर शोध कर रहा हूं, तो भाई आदिवासी इलाके में जाऊंगा तो उनकी रिस्पेक्ट करो। ये मत करो जंगल में रहते हैं खराब आदमी, ऐसे मत करो, नहीं तो तुमको मार के भगा देगा, कुछ शोध नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो? तो मानव विज्ञान में भाई मेरे अगर आप शोध कर रहे हो, जैसे आदिवासियों पर कर रहे हो, जनजातियों पर कर रहे हो, भील जाति पर कर रहे हो, आप काले गोरे, भाई जैसे आप ब्लैक 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 लोग हैं, आप जैसे मान लो आप अफ्रीका गए, सब काला काला आदमी है, भाई काले आदमी से भेदभाव करोगे तो कोई आप शोध नहीं कर पाओगे, मार के भगा देगा। तो आप जिस समुदाय में शोध कर रहे हो भाई उनकी रिस्पेक्ट करो, उनकी इज्जत करो। ये मानव विज्ञान में फील्ड पर जाकर के आपको हमें करना है। जो शोध करने वाला व्यक्ति है, आप जहां पर भी जाके शोध कर रहे हैं उन लोगों का सम्मान करो, उन लोगों की रिस्पेक्ट करो, उन लोगों की सामाजिक मान्यताओं का सम्मान करिए, तभी आप कर पाएंगे। कहीं पर भी आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। खास तौर से अगर आप फील्ड में जाकर के शोध कर रहे हैं, फील्ड में जाकर के शोध करते समय हमें ईमानदारी के साथ शोध करना है। अपने शोध में कोई भी गलत जानकारी आपको शामिल नहीं करना है। जो जानकारियां मिल रही है उन्हीं जानकारियों को आपको लेकर के शोध करना है। यही है भाई मेरे, यही कह सकते हैं कि अगर आप शोध कर मानव विज्ञान में शोध कर रहे हो, आप डायरेक्ट क्षेत्र में जा रहे हैं, आप कह सकते हैं कि आप डाटा कलेक्ट करने के लिए खासतौर से फील्ड में गए हैं, तो फील्ड में जाने के बाद आपको लोगों का सम्मान करना, लोगों की रिस्पेक्ट करना है। बिना परमिशन के किसी के घर में, किसी के गांव में और किसी के गली मोहल्ले में घुसना नहीं है, नहीं तो मार के भगा देगा, कोई शोध नहीं कर पाओगे। समझ गए? और मानव विज्ञान में भाई मेरे शोध करने के लिए आपको फील्ड में तो जाना ही पड़ेगा। आप बैठ करके ड्राइंग रूम में बैठ करके आप मानव विज्ञान में किसी भी प्रकार की रिसर्च नहीं कर पाएंगे। मानव विज्ञानी अगर आपको बनना है तो भाई मेरे आपको देश के अलग अलग इलाकों को घूमना पड़ेगा, मानव को समझना पड़ेगा। ये कोई ऐसा विषय नहीं है जहां पर ड्राइंग रूम में बैठ करके, यूनिवर्सिटी में बैठ करके आप कोई शोध कर लेंगे। और दूसरा जरूरी चीज है कि भाई फील्ड में जाओ तो लोगों के साथ रिस्पेक्ट से बात करो, इज्जत से बात करो, नहीं तो मार के भगा देगा, कोई शोध नहीं कर पाओगे। तो आपको नैतिकता, आप में इंसानियत भी होनी जरूरी है। भाई मेरे आप कैसे इसी इलाके मान लो आप किसी इलाके में जाकर के शोध कर रहे हो, वहां पर बहुत गंदगी है, बहुत गंदे इलाके, बहुत गंदे लोग हैं, यानी उनको उनसे स्मेल आ रही। अगर आप उनसे भेदभाव करोगे, उनसे जातिवाद करोगे तो आप कभी भी शोध नहीं कर पाओगे। तो अगर आप मानव विज्ञान में शोध करने के लिए फील्ड वर्क में जा रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान भी रखना क्या है भाई मेरे, बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं भाई मेरे मोस्टली क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन करेगा भाई मेरे, भारत में सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान के विकास को समझाइए, जो औपनिवेशिक काल से लेकर के स्वतंत्र भारत तक की बात करेंगे कि भारत में भाई मेरे मानव विकास को हम कैसे समझ सकते हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप तरीके से भारत में मानव विकास को हम कैसे समझ सकते हैं। तो देखिएगा
भारत में सामाजिक सांस्कृतिक मानव विकास का अध्ययन कैसे कर सकते हैं? तो सबसे भाई मैंने औपनिवेशिक काल, औपनिवेशिक मतलब भाई जब अंग्रेजों का शासन काल था उस समय मानव का विकास कैसे हुआ, जब हमारे यहां पर शिक्षा के केंद्र खुले उस समय मानव का विकास कैसे हुआ, आजादी के बाद कह सकते जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद मानव का विकास कैसे हुआ, और आज के दौर में आज का जो समय है 2026 मान लीजिए 25-26 में मानव का विकास कैसे हो रहा है, इनको जान करके भारत में मानव विकास को समझा जा सकता है। तो भाई सबसे पहले औपनिवेशिक काल में, यानी जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, जब हमारा देश विदेशियों का गुलाम था, उस समय मानव का विकास कैसे हुआ। अंग्रेजी शासन काल के दौरान मानव विकास के अध्ययन की नींव पड़ी। भाई भारत में मानव विकास को लेकर के पहली बार कब आया, जब भारत गुलाम हुआ तो अंग्रेजों ने कह सकते कि भारत में मानव विकास की स्टडी यानी इसका शोध करवाना शुरू किया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारतीय समाज को समझना। भाई मेरे अंग्रेज जो थे बाहर से आए थे, वो लोग भारत में मानव के विकास को समझना चाहते कि भारत के लोग जो है उनको कैसे काबू में रख सकते हैं, भारत के लोगों की सोच कैसा है। तो अंग्रेजों ने ही कह सकते कि भारत में मानव विकास का जो सब्जेक्ट है, मानव विकास का जो अध्ययन है वो शुरू करवाने में अंग्रेजों का सबसे बड़ा योगदान है। वहीं से शुरू मुख्य विषय, भाई अंग्रेजों ने भारत में जनगणना करवाना शुरू किया। भाई मेरे जब अंग्रेज भारत में आए थे ना, तब से ही हमारे देश में जनगणना होती, नहीं उससे पहले नहीं होती थी। अंग्रेजों ने हमारे यहां पर जाति के बारे में, भाषा के बारे में, संस्कृति के बारे में इन लोगों ने क्या किया भाई, बहुत सारे डाटा कलेक्ट किए। अंग्रेजी जो अधिकारी होते थे, जो अंग्रेजों के कह सकते हो कि जो अंग्रेज होते थे, उन लोगों ने कह सकते हो कि भारत के लोगों पर खूब सारा सर्वे किया ताकि वो लोग भारत के लोगों को समझ सकें। यहीं से कह सके भारत में मानव विज्ञान के अध्ययन का शुरुआत हुई। जैसे अंग्रेजी की अगर बात करूं तो होबर्ट रिजेल जो था, होबर्ट रिजेल एक अंग्रेज था जिसने भारत में जाति को लेकर के अध्ययन किया। जैसे एक अंग्रेज है जिसका नाम है ग्रियर्सन, ठीक है, ग्रियर्सन जैसे अंग्रेजों ने भारत में वैज्ञानिकता और भारत में जनजातियों को लेकर के अध्ययन किया। एक अंग्रेज था भाई मेरे एस.आर. रॉय, जिसने कह सकते मानव विज्ञान का जिसको जनक कहा जाता है, इसने भारत में मानव कैसा है, क्योंकि हमारे देश में भाई मेरे जाति बहुत बड़ी है, तो भारत में जातियां कैसे बटी हुई हैं और भारत किस प्रकार से जातियों में काम करता है। तो सबसे पहले भारत में मानव विज्ञान को लेकर के जो शुरुआत की गई वो भाई अंग्रेजी शासन काल के दौरान की गई, क्योंकि अंग्रेज जो है वो भारत के लोगों को समझना चाहते थे। तब भाई अंग्रेज अगर भारत के लोगों के बारे में समझेगा तभी तो यहाँ पर शासन करेगा, तभी तो इनको गुलाम बना पाएगा ना। तो अंग्रेजों ने ही कह सकते कि भारत में मानव विज्ञान का जो अध्ययन है, जो स्टडी है, वो शुरू कब हुआ भाई, अंग्रेजी शासन काल के दौरान ही हुआ था। अगला कह सकते कि शैक्षणिक और विकास संस्था। देखो अंग्रेज जब भारत में आ गए तो उन्होंने कह सकते भारत में ऐसे बहुत सारे संस्थान खुलवाए। भारत में अंग्रेजों के आने के बाद भारत में बहुत सारा स्कूल बना, यूनिवर्सिटी बनी। जब अंग्रेज भारत में आ गए और कह सकते भाई 1900 से लेकर के 1947 तक अंग्रेजों ने भारत में कलकत्ता यूनिवर्सिटी बनी, जहां पर मानव विज्ञान डिपार्टमेंट बनाया गया और मानव विज्ञान को लेकर के शोध हुआ। 1920 से लेकर के 1940 में अंग्रेजों ने भारत में मद्रास यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटियां बनी, जहां पर कह सकते हो मानव विज्ञान को लेकर के डिपार्टमेंट बना और यह भारत में शोध होने लगा कि मानव का विकास कैसे हुआ है। यानी यूनिवर्सिटियों में अंग्रेजों ने कह सकते कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय जिसको आज हम चेन्नई बोलते, चेन्नई यूनिवर्सिटी, लखनऊ विश्वविद्यालय या कह सकते मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जहां पर मानव का विकास को लेकर के अध्ययन शुरू हुआ। यानी इन यूनिवर्सिटियों में अंग्रेजों ने करवाना शुरू किया। भारत में जनजातियों को समझने के लिए अंग्रेज जो थे यूनिवर्सिटी में रिसर्च करते थे। भारत में जाति को समझने के लिए, भारत में गांव के लोगों को समझने के लिए, भारतीय कल्चर को समझने के लिए, हमारा खान पान पहनावा को समझने के लिए अंग्रेजों ने भारत में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां खोली और वहां पर मानव विज्ञान को लेकर के भाई मेरे शोध होने लगा। और भाई मेरे जब हमारा देश आजाद हो गया 1947 में, आप सबको पता होगा कि हमारे देश को आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को भाई मेरे भारत स्वतंत्र हुआ। और स्वतंत्रता के बाद कह सकते भारत में मानव विज्ञान को लेकर के रिसर्च कैसे हुआ। स्वतंत्रता के बाद कह सकते कि हमारे देश में मानव विज्ञान को समझने के लिए हमारी परंपराओं को नहीं बल्कि हमारे आधुनिक भारतीय समाज का शुरुआत की गई।
नव विकासवादी लोगों ने भारतीय समाज में परिवर्तन कैसे हुआ, भारतीय समाज का विकास कैसे हुआ, इसकी शुरुआत की गई। खास तौर से दिल्ली विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय, रांची यूनिवर्सिटी, भोपाल यूनिवर्सिटी, इन सारी यूनिवर्सिटियों ने कह सकती कि मानव विकास को समझने का काम किया। भारतीय मानव विज्ञानी कौन है भाई? भारत में मानव विज्ञान को लेकर के किसने किसने अध्ययन किया? तो पहला नाम है जी एच धुरय, जिन्होंने भारत में जाति, संस्कृति और जनजाति को लेकर के अध्ययन किया। एम श्रीनिवास, ये भी एक बहुत बड़ा मानव विज्ञानी है जिसने भारतीय संस्कृति को लेकर के, भारतीय गांव को लेकर के अध्ययन किया। एल एम विद्यार्थी भी कह सकते हो एक बहुत बड़े मानव विज्ञानी हुए भारत में, जिन्होंने हमारी कल्चर को लेकर के, हमारे यहाँ नाच गाने को लेकर के, हमारी परंपराओं को लेकर के इन्होंने अध्ययन किया। के एस सिन्हा भी कह सकते हैं, ये भारत में कह सकते, भारत में इन्होंने मानव विज्ञान को लेकर के रिसर्च करना शुरू किया, शोध किया। समकालीन दौर में यानी 21वीं शताब्दी में कह सकते हैं भारत में मानव विज्ञान को लेकर के क्या हो रहा भाई मेरे? 21वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन के लिए कह सकते हैं मानव विज्ञान में नई नई दिशाएं हैं। आज अगर आप देखेंगे भारत में पर्यावरण को लेकर के शोध होता है, महिलाओं को लेकर के शोध होता है, भारत में स्वास्थ्य को लेकर के शोध होता है, हमारे शहरी लोगों का जीवन कैसा है, ठीक है। देखो ना भाई, आज हमारे झुग्गी झोपड़ी शहर के लोगों का जीवन, गांव के लोगों का जीवन और सोशल मीडिया का प्रभाव मानव पर क्या पड़ रहा है, इसका अध्ययन कर सकते। आज 21वीं शताब्दी में भी मानव विज्ञान का जो शोध है वो लगातार भारत में चला आ रहा है। तो मानव विज्ञान का भाई मेरे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका निष्कर्ष कैसे लिखेंगे? भारत में सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान की एक लंबी यात्रा है। कह सकते अंग्रेजी शासन काल से ही कह सकते भारत में मानव विज्ञान का अध्ययन शुरू हुआ। बाद में अंग्रेजों ने भारत में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां खोली और स्वतंत्रता के बाद और आज 21वीं शताब्दी में भी कह सकते हैं कि भारत में मानव विज्ञान को लेकर के रिसर्च व शोध जो है वो लगातार किए जा रहे हैं। तो भाई मेरे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा और पूछा जरूर जा सकता है। आपको मैं क्वेश्चन भी बता देता हूं, थोड़े बहुत समझ लीजिएगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछे जाए। देखो, मानव विज्ञान में कार्य क्षेत्र फील्ड का महत्व मैंने आपको बता दिया। मानव मिति मतलब होता है कि एक प्रकार से मानव का जो हम मेजरमेंट लेते हैं, मानव की लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, इसको जान करके मानव विज्ञान को समझते हैं, इसकी बात होती है। जैसे कार्य क्षेत्र फील्ड में नैतिकता मैंने आपको पढ़ा दिया। प्रो ऐतिहासिक क्या होता है? प्रो ऐतिहासिक का मतलब भाई जब मानव जंगलों में रहता था और जब वो कह सकते हो कि शिकार करता था और जब कह सकते शिकार करने के लिए वो पत्थर के औजार बनाता था, उस समय मानव का विकास कैसे हुआ, इसकी बात कही जा रही है, ठीक है। जैसे सामाजिक मानव विज्ञान में डाटा संग्रहण के, सामाजिक मानव विज्ञान में समझते मानव के सोसाइटी को समझ करके, सोसाइटी के व्यवहार को समझ करके हम जो डाटा कलेक्ट करते हैं और मानव विज्ञान को जो समझते हैं उसकी बात की जा रही है। जैसे अनुसंधान डिजाइन के मैंने आपको बताया। उत्खनन होता भाई मेरे खुदाई करके जो भी चीजें प्राप्त हो रही हैं उनको समझ करके हम मानव विज्ञान को समझते हैं। अज्ञानात्मक और निगनात्मक दृष्टिकोण क्या? अज्ञानात्मक का मतलब मानव विज्ञान को अगर आपको समझना है तो पहले मानव के छोटे आकार को समझिए, छोटे छोटे, फिर उससे बड़े के रूप में, इसको बोलते हैं अज्ञानात्मक। निगनात्मक का होता भाई सबसे पहले बड़ी चीज को समझो, फिर उससे छोटी चीज को, फिर उससे छोटी चीज को जो समझते हैं इसको निगनात्मक दृष्टिकोण बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैसे आपके एग्जाम में भाई मेरे इस टाइप के क्वेश्चन है। मानव मिति तो मैंने बता ही दिया। मानव मिति यानी मानव का जो शरीर की लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, इसको जान करके मानव विज्ञान में हम जो शोध करते हैं, ठीक है। एक विषय अनुशासन के रूप में मानव विज्ञान, भाई मानव विज्ञान में एक ऐसा भी जिसमें आपको अनुशासन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे भाई मेरे आप फील्ड में गए हो, लोग आप रिसर्च करने के, शोध करने के, भाई लोगों की रिस्पेक्ट करो, इज्जत करो, नहीं तो आप शोध नहीं कर पाओगे। जैसे भाई मानव विज्ञान में अगर आप आदिवासी इलाके में जाते हो, जनजाति इलाके में जाते हो, किसी भी इलाके में जा रहे हो, किसी गांव में जा रहे हो, किसी कस्बे में जा रहे हो, तो वहां पर डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। दूसरे लोगों का सम्मान करो, रिस्पेक्ट करना। तो मानव विज्ञान में अनुशासन बहुत जरूरी, क्योंकि इसमें फील्ड का काम ज्यादा है और आपको अलग अलग इलाकों में घूमना पड़ेगा, तो आपको भाई डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। जैसे एक है भारत में प्रो ऐतिहासिक अनुसंधान विकास। प्रो ऐतिहासिक मतलब भाई मानव जब जंगलों में रहता, शिकार करता था, किस प्रकार से उस मानव का विकास हुआ है, उसके विकास को समझने, इसी बात यहां पर की जा रही है, समझ रहे हैं। जैसे भारत में सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान का विकास कैसे हुआ है, तो मैंने आपको बता ही दिया। भाषाई मानव विज्ञान क्या है? भाषाई मानव विज्ञान का मतलब समझते हैं कि भाषा को समझ करके, भाई किसी भी भाषा विज्ञान को समझ करके हम मानव विज्ञान को समझ सकते हैं। ये है
यानी भाषाई मानव विज्ञान आपसे पूछा जा सकता है। भाषा को लेकर तो मैंने बताया ही ना कि भाई भाषा को समझ करके देखो, जैसे जैसे भाषा का विकास हुआ है वैसे वैसे मानव का विकास होता है। भाई हर जगह भाषा अलग अलग प्रकार की बोली जाती है। जैसे मराठी भाषा को समझ करके हम महाराष्ट्र में जो मानव का विकास हुआ उसको समझ सकते हैं। गुजराती भाषा को जान करके हम लोग गुजरात में मानव का विकास कैसे हुआ उसको समझ सकते हैं, या चीनी भाषा को समझ करके चीन में मानव का विकास कैसे हुआ है इसको समझा जा सकता है। यह होता भाई भाषाई मानव विज्ञान। जैसे मानव विज्ञान की परिभाषा दीजिए, ये मैंने आपको पहले वीडियो मैंने पढ़ा रखा, वो वीडियो जाकर के देख लीजिएगा। पुरातात्विक मानव विज्ञान क्या है, इसके अध्ययन और वर्तमान क्षेत्र की चर्चा। भाई पुरातात्विक मतलब खुदाई से जो चीजें प्राप्त होती हैं, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई, खुदाई से जो चीजें हुई तो हम लोग जानते हैं भाई पूरा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो लोग थे वो कैसे थे, उनका रंग रूप कैसा था, उनका आचार व्यवहार कैसा था, उस समय का समाज कैसा था। तो खुदाई के जरिए जो चीजें प्राप्त होती हैं और उस समय के लोगों के बारे में जो जानकारियां मिलती हैं, यह होता भाई पुरातात्विक मानव विज्ञान। ठीक है। अगला जैसे सामाजिक मानव विज्ञान क्या है, भाई सोसाइटी को जान करके, समाज को जान करके जब मानव विज्ञान को जानते हैं, मानव के स्वभाव को जानते हैं, ये होता भाई मेरे सामाजिक मानव विज्ञान। उत्खनन मतलब होता भाई खुदाई, उत्खनन मतलब खुदाई। जैसे कहीं पर खुदाई, खुदाई से कुछ भी मिल रहा है, जैसे खुदाई करने से हड्डी मिली, खुदाई करने से कंकाल मिले, खुदाई करने से दांत मिला, उनको शोध या रिसर्च करके जब हम मानव विज्ञान को वो लोग कैसे थे वही बोलते उत्खनन। ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भाई मेरे आपके एग्जाम में 100% आएगा। जैसे कार्य क्षेत्र और फील्ड वर्क क्या होता मैंने आपको बता ही दिया है। उत्तर औपनिवेशिक, जब भाई अंग्रेज भारत से चले गए तब भारत में किस प्रकार से मानव विज्ञान का अध्ययन हुआ। भाई जब हमारा देश आजाद हुआ और जब हम 1947 में आजाद हुए तब हमारे देश में अलग अलग यूनिवर्सिटियों में मानव विज्ञान को लेकर के बड़े लेवल पर रिसर्च और शोध आज हो ही रहे हैं, आप सबको पता ही होगा। ठीक है। जैसे मानव विज्ञान को परिभाषा दीजिए, पहले इसके लिए भाई मेरे पहला वीडियो जरूर देख लेना, या आप दूसरा वीडियो देख रहे हैं मुझे पता है, लेकिन पहले वीडियो को देखोगे तो आपको कम से कम 2-3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% मदद करेगा। जैसे शारीरिक और जैविक मानव विज्ञान क्या है, शारीरिक यानी मानव के शरीर का रंग रूप आकार प्रकार को जान करके हम मानव विकास को समझ सकते हैं। जैविक का मतलब मानव के जीन में, जैसे पिता से पुत्र में क्या बदलाव आता है, मां से बेटी में क्या बदलाव होता है, दादा दादी के प्रभाव मानव पर क्या पड़ते हैं, इसको जान करके भी भाई मेरे हम लोग मानव विज्ञान को समझ सकते हैं। कार्य क्षेत्र फील्ड वर्क आप मैंने बता दिया। भाषाई मानव विज्ञानी, भाषा के विकास को जान करके मानव विज्ञान को जाना जा सकता है। ब्रिटिश मानव विकास में ब्रिटिश मत क्या है और अमेरिकी मत क्या मैंने आपको पढ़ाया ही है। तो जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूं सारे करके जाइए, आपको एग्जाम में 100% मदद मिलेगी। मानव मिति यानी मानव मिति हो गया ना भाई, मानव की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को जान करके मानव मिति। उत्खनन होता भाई खुदाई करके जो चीजें प्राप्त हो रही हैं उससे मानव विकास को समझना। शारीरिक और जैविक मानव विज्ञान क्या है, भाई मानव के शरीर की रंग रूप आकार प्रकार ऊंचाई चौड़ाई लंबाई मोटाई जान करके मानव विज्ञान को जानो। जैविक का मतलब होता है कि पिता से पुत्र में क्या जा रहा है, दादा से दादी, दादा दादी से बच्चों में क्या, पोतों में क्या जा रहा है। इस प्रकार की चीजें जान करके हम मानव विज्ञान को समझ सकते हैं। तो भाई मेरे जितने क्वेश्चन थे मैंने आपको सारा बताने का प्रयास किया है, और इस क्लास को जरूर आप देख रहे हैं तो मैं 100% कहता हूं एग्जाम आपका अच्छा ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसकी पहली वीडियो देख लीजिएगा, जितने मैंने समझाए जितने मैंने बताए हैं इतना करके जाइए, आपको एग्जाम में 100% मदद मिलेगी और आपका एग्जाम सच में बहुत अच्छा ही जाएगा।